आज की कहानी गुजरात से है और इस कहानी में कई ऐसी चीज़ें हैं जो ये बताती हैं कि जो काम जो शख्स करता है वो उसके बारे में बहुत सारी जानकारी रखता है। अगर एक पुलिस वाला, एक पुलिस अफसर जिसका काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, कातिलों को पकड़ना, केस को सुलझाना, अगर वो पुलिस अफसर खुद क्राइम में इन्वॉल्व हो जाए तो फिर क्या होता है। पहली चीज़ ये होती है, चूँकि उसको अपने पेशे के बारे में बहुत सारी जानकारी है, उसे मालूम है इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाता है, उसे मालूम है कातिल की सोच कैसे होती है, उसे मालूम है सबूत क्या होते हैं, सुराग क्या होते हैं, मौका या वारदात पे जो बाकी चीज़ें मिलती हैं वो कितनी अहम होती हैं, फिंगरप्रिंट्स क्या होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो जानता है। अब ऐसे में जो हर कमज़ोर कड़ी से वाकिफ़ हो वही पुलिस अफसर ख़ुद क्राइम करे, ख़ुद कत्ल करे, तो उसे पकड़ना कितना आसान या मुश्किल हो सकता है, ये कहानी बताती है। और शायद यही वजह है कि करीब 48 दिन तक एक केस को सुलझाने में ज़मीन आसमान एक करना पड़ा और 48 दिन बाद जाकर कहीं ये केस सुलझा। कहानी स्वीटी पटेल नाम की एक महिला की है। स्वीटी पटेल अहमदाबाद की रहने वाली, गुजरात की, अच्छे परिवार से, लेकिन फिर उनकी शादी हो जाती है। शादी के बाद वो अमेरिका चली जाती हैं, चूँकि उनके पति जो है वो अमेरिका में ही रहते हैं, NRI हैं। अमेरिका में जाने के बाद वो एक बेटे को जन्म देती हैं, लेकिन शादी के कुछ वक्त बाद ही पति पत्नी के रिश्ते ख़राब होने लगते हैं। स्वीटी पटेल अमेरिका से वापस गुजरात लौट आती हैं, गुजरात में रहने लगती हैं। पति से डिवोर्स हो गया, दोनों के बीच अब तलाक, लेकिन बेटा जो है वो अमेरिका में पति के साथ ही रह रहा है और यही समझौता था। अब अहमदाबाद आने के बाद स्वीटी पटेल और उनके घर वाले कहते हैं कि पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है तो अपने बारे में कुछ सोचो, और इसी के बाद स्वीटी पटेल अब दूसरी शादी के लिए सोचने लगती हैं। इसी दौरान में 2015 के आसपास अहमदाबाद में एक सोशल गैदरिंग के दौरान एक कोई कॉमन पार्टी थी, वहाँ उनकी मुलाकात होती है अजय देसाई नाम के एक नौजवान से। अजय देसाई गुजरात पुलिस में एक पुलिस इंस्पेक्टर और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप में उस वक्त वो पोस्टेड। दोनों की मुलाकात होती है, धीरे धीरे मुलाकात का सिलसिला बढ़ता जाता है, फिर दोनों में प्यार हो जाता है। इस दौरान में पता चलता है कि स्वीटी एक डिवोर्स ली हुई हैं और उनका एक बेटा है वो अमेरिका में है। अब अजय देसाई स्वीटी के बहुत करीब आ जाते हैं। इसके बाद ये दोनों फिर बाकायदा वडोदरा में एक घर लेता है अजय देसाई, और वहीं पे स्वीटी को अपने साथ रखता है। दोनों एक मंदिर में भी जाते हैं और एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं, लेकिन ऑफिशियल शादी नहीं करते हैं। और अब एक तरह से लिव इन में स्वीटी और अजय रहने लगते हैं वडोदरा में। काम के सिलसिले में अजय देसाई को अक्सर इधर उधर आना जाना, क्योंकि पुलिस फोर्स में थे। धीरे धीरे वक्त बीतता है। स्वीटी पटेल को एक बेटा होता है यहाँ पे, और वो बेटा 2018 में शायद वो हुआ। 15 में इन्होंने एक दूसरे से मिले थे, उसके बाद एक तरह से गुप्त शादी की थी। ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन स्वीटी पटेल बार बार अजय देसाई से ये कहती थी कि चूँकि अब वो दोनों साथ रहते हैं, लिव इन में रहते हैं, मंदिर में वरमाला भी पहना दिया, बेहद खामोशी से ही सही, लेकिन एक दूसरे को पति मती मानते हैं, पति पत्नी, तो क्यों ना आप समाज के सामने दोनों अपने रिश्तों को आम करें और दोनों खुलकर सबको बताएं कि वो पति पत्नी है। लेकिन अजय देसाई लगातार टाल रहा था। इस दौरान में 2017 में एक दूसरी कहानी शुरू होती है। अजय देसाई स्वीटी पटेल के साथ अलग घर में रह रहा है, पति पत्नी की तरह रह रहा है, बाकायदा आता जाता, रात को वहाँ रुकता। लेकिन 17 आते आते अजय देसाई के घर वालों ने, क्योंकि घर वालों को मालूम नहीं था उसका और स्वीटी का क्या रिश्ता है, अपनी बिरादरी की एक लड़की देखी और अजय से कहा शादी करने के लिए। अब अजय ऑलरेडी किसी से वादा कर चुका है, ज़ुबान दे चुका है, एक तरह से गांधर्व विवाह कर चुका है, लेकिन यहाँ शादी के लिए वो मना भी कर सकता था, पर वो ऐसा करता नहीं। और उसकी एक वजह और भी थी, और वो वजह थी शायद पैसा। जिस बिरादरी में शादी होती है, इस बिरादरी में अजय देसाई के यहाँ उनके पूरे में एक कल्चर था कि लड़की वाले दहेज देते हैं। आज भी हमारे हिंदुस्तान में दहेज एक अभिशाप है, लेकिन कड़वा सच यही है, कड़वी हकीकत यही है कि बहुत कम दहेज के बिना शादी होती है। बेचारी जो लड़कियां होती हैं, चाहे वो गरीब हों, कुछ हों, लेकिन उनके माँ बाप
अपनी बेटी की शादी करने के लिए पाई पाई जोड़ते हैं और लालची दूल्हों की तमाम जायज़ नाजायज़ मांगों को पूरा करते हैं सिर्फ इसलिए ताकि उनकी बेटी खुश रह सके। तो अजय देसाई की भी उसी की बरादरी में शादी होती है और कहते हैं कि करीब 25 लाख रुपए दहेज मिले। अजय देसाई ने शादी कर ली। स्वीटी को उसने कुछ नहीं बताया। अब अजय देसाई 2 शहरों में एक साथ 2 बीवियों के साथ रह रहा है अलग अलग। एक वडोदरा में स्वीटी पटेल के साथ और अहमदाबाद में अपनी दूसरी पत्नी के साथ, जिससे उसके घर वालों ने शादी कराई और जो शादी आम हुई, लीगली थी। अब ये सिलसिला चलता रहा। 2 नाव पे अब सवार अजय देसाई अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाता रहा। लेकिन ऐसी चीज़ें छुपती नहीं हैं, ख़ासतौर पर एक पूरे शादी, परिवार, फिर आपकी रूटीन। अब चूँकि दोनों बीवियों के साथ रहना है तो हफ्ते महीने भी बटे होंगे कि कभी वहाँ कभी वहाँ, और कब तक आप झूठ बोलेंगे कि किस केस के लिए, किस चीज़ के लिए आप कभी वडोदरा की तरफ भाग रहे हैं, कभी अहमदाबाद की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें चलती रहीं। इत्तेफाक की बात है कि कुछ वक्त के बाद इस शादी के कुछ हरकतों से और कुछ, चूँकि अब आप पति पत्नी के साथ तरह रह रहे हैं तो आप फैमिली और परिवार के बारे में भी धीरे धीरे सारी जानकारी रखते हैं। तो स्वीटी ने भी यही किया। अजय देसाई उसके परिवार के बारे में वो पूछती, टटोलती, अपने दोस्तों के ज़रिए पता कराती। चूँकि पता भी मालूम था कि कहाँ रहता है अजय देसाई, उसका घर कहाँ है, तो उसने धीरे धीरे सारी चीज़ें पता करनी शुरू की। और एक दिन इसी वजह से उसे पता चला कि अजय देसाई ने 2017 में एक दूसरी महिला से शादी कर ली है। ये बात सुनते ही स्वीटी पटेल का जाहिर सी बात है पारा हाई होना था। उसे लगा कि वो छली गई, उसके साथ धोखा हुआ है, क्योंकि वो अजय देसाई को अपना पति मानती थी और इसीलिए उन दोनों का एक बेटा भी था। और वो हमेशा मानती थी कि मंदिर में शादी हुई और ये शादी लीगल है। लेकिन जब अजय देसाई की दूसरी शादी के बारे में पता चला तो स्वीटी पटेल पागल हो उठी। अब यहाँ से दोनों के बीच झगड़ा शुरू होता है। शुरुआत में झगड़ा चलता रहा है। अजय किसी तरह पहले तो इनकार करता रहा शादी से, लेकिन जब उसके पास कोई चारा नहीं था, सबूत सारे थे, तो मान गया। लेकिन अब मुश्किल ये थी कि 2 बीवियों के बीच में वो फंस चुका था। स्वीटी पटेल का झगड़ा अब उसके साथ शुरू हो गया, लेकिन अभी तक दूसरी बीवी को उसकी जो ये कहानी थी वो नहीं मालूम। मतलब जिससे उसने घर वालों की रजामंदी से शादी की, उस महिला को नहीं मालूम कि उसका पति अजय देसाई ऑलरेडी स्वीटी पटेल नाम की एक महिला के साथ रहता है और उसके साथ मंदिर में शादी कर चुका है। तो अभी वहाँ ये खुलासा होना बाकी था, लेकिन एक तरफ खुलासा हो गया और यही चीज़ उसकी अब ज़िंदगी को जहन्नम बनाने लगी। अब आए दिन का झगड़ा शुरू हो गया। इसी दौरान में एक दिन स्वीटी पटेल बार बार कि उसके बहानों से तंग आकर उसने कहा कि अगर तुम्हें ज़िंदगी में ठीक से रहना और हमें और मेरे बच्चे को जो बेटा है उसको रखना है, तो एक फ़ैसला करना होगा। तुम्हें 2 बीवियों में से एक को जान से मारना होगा। तो तुम अपनी दूसरी बीवी को मारो या मुझे मारो, लेकिन हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो तुम्हें एक को मारना होगा और एक को चुनना होगा। ये बात अजय देसाई ने जब सुनी, उसे लगा कि अब ये गाड़ी आसानी से चलेगी नहीं। लेकिन अफसोस की बात ये कि जिस बीवी ने उसके सामने ये शर्त रखी या कहा, बहुत बार गुस्से में कहा जाता है कि या तो मुझे मार दो या फिर उसको मार दो, अजय देसाई ने ये बात पकड़ ली और उसने तय किया कि हाँ ये सही है, इन दोनों में से एक को मार डालते हैं। लेकिन उसके ने जो चुना मारने के लिए, वो अपनी उसी बीवी को चुना जिसने उसे ये बात कही, यानी स्वीटी पटेल। उसने कहा कि ये लगातार दबाव बना रही है और अब खुल कर कह रही है घर बिरादरी समाज के सामने शादी करने के लिए, 2 साल का बेटा भी है। तो उसे लगा कि अब ये बात बहुत ज़्यादा दिन तक छुपाई नहीं जा सकती। इसके बाद धीरे धीरे करते हुए 2021 का वक्त आ जाता है, अप्रैल का महीना। अप्रैल के महीने में ये बात कही थी स्वीटी पटेल ने अजय से कि हम दोनों में से एक को मार दो, और उसने उसी दिन तय कर लिया कि वो एक को मार देगा और मरने वाली कोई और नहीं स्वीटी पटेल होगी। अब उसने प्लानिंग शुरू की। ये वो कत्ल है जिसके लिए अजय देसाई, चूँकि एक पुलिस इंस्पेक्टर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जैसी जगह पे काम करने वाला, क्राइम की बारीकियों से वाकिफ़, उसने अब प्लानिंग करी
कि कैसे स्वीटी पटेल को मारना है ताकि उसके ऊपर ना कोई आँच आए ना कोई शक करे। अप्रैल, मई और जून ये पूरी वो प्लानिंग करता रहा। बाकायदा न सिर्फ कत्ल की प्लानिंग बल्कि कत्ल करने के बाद लाश का क्या करेंगे, लाश को कहाँ ठिकाने लगाएंगे, कैसे मारेंगे, ये सारी चीज़ें। तो उसने पहली जो बहुत सारी चीज़ें सोची, उसके बाद उसने ये तय किया कि उसका एक दोस्त है, चूँकि पुलिस वालों के नेताओं के साथ भी बड़े रिश्ते रहते हैं, बहुत सारे काम नेता पुलिस वाले से कराते हैं, पुलिस वाले नेताओं से कराते हैं। तो एक कांग्रेसी नेता कीर्ति सिंह जडेजा, जो 2020 के उपचुनाव में बाईपोल में कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ा था, कीर्ति सिंह जडेजा, ये अजय देसाई का दोस्त था। कीर्ति सिंह जडेजा का जहाँ पे अजय देसाई रहता था, उस घर से करीब 100-125 किलोमीटर की दूरी पर एक अटाली गांव है, पाटिया के पास, गुजरात में। वहाँ पे एक होटल था, जो होटल अब बंद था, बीच में बहुत सारी चीज़ें थी, कोरोना और ये सारी चीज़ें। तो वो आसपास का पूरा इलाका और प्लॉट खाली पड़ा हुआ था, सन्नाटा था। उस होटल में कभी कभी कुछ खास लोग सिर्फ चले जाते, लेकिन आम लोगों के लिए बंद था। अजय देसाई ने यह तय किया कि वो स्वीटी को लेकर उसी होटल में जाएगा और उसी होटल में उसका कत्ल करेगा और वहीं लाश ठिकाने लगा देगा, और ये उसकी पूरी प्लानिंग थी। और इसके लिए उसने जून का महीना ही चुना था, अभी जो जून गया। लेकिन 4 जून की रात जब अजय अपनी बीवी और बेटी के साथ उसके फ्लैट में था, जो उसने लेकर दिया था, जहां दोनों पति पत्नी की तरह रहते थे, स्वीटी पटेल एक बार फिर से अजय देसाई से लड़ने लगी। और कुछ ऐसी बात हुई कि इस बार लड़ाई बहुत आगे बढ़ गई। गुस्से में अजय देसाई ने उसी वक्त स्वीटी पटेल का गला दबा दिया, और वो इस तरह से गुस्से में था कि उसे एहसास भी नहीं हुआ, और स्वीटी देसाई की मौत हो गई। ये कत्ल प्लानिंग के तहत नहीं हुआ था, क्योंकि कत्ल उसने प्लानिंग के तहत करने के लिए तरीका सोच रखा था कि कहाँ मारेंगे, कहाँ लाश ठिकाने लगाएंगे, ताकि आने और लाश को ले जाने में कोई रिस्क ना हो। लेकिन अब गुस्से की वजह से अचानक कत्ल हो गया। थोड़ी देर के बाद एहसास हुआ अजय देसाई को कि अब उसके हाथों एक जुर्म हो चुका है, जो बाद में होना था, शायद कुछ दिन बाद होता। अब क्या करें? और इत्तेफाक से जब ये लड़ाई हो रही थी, तब उसका 2 साल का बेटा उसी कमरे में था, और ये सब कुछ उसके सामने हो रहा था। हालांकि वो नींद में था, देर रात की बात है, लेकिन झगड़े की वजह से वो कुछ ना कुछ तो सुन रहा है, और कमरे में ही। तो उस 2 साल के बच्चे के सामने उसकी माँ का कत्ल करने के बाद अब अजय देसाई ठंडे दिमाग से सोचना शुरू करता है। पूरी रात उस लाश के साथ वो उसी घर में रहता है। इसके बाद वो सुबह उठता है। सुबह उठने के बाद उसके पास एक जीप थी, जो सरकारी पुलिस की। उस जीप को अपने अपार्टमेंट के पास लाता है, बैक करके लगाता है ताकि जो डिक्की है वो दरवाजे की तरफ खुले। ऊपर जाता है, स्वीटी की लाश को ब्लैंकेट में लपेटता है। लाश को लपेटने के बाद ब्लैंकेट को लेकर नीचे उतरता है, जीप की डिक्की में रखता है, डिक्की बंद कर देता है, और फिर अपने घर से थोड़ी दूर पर एक दूसरी सोसाइटी के सामने एक घर के बाहर जो खाली जगह थी, वहाँ ले जाकर उस जीप को पार्क कर देता है और वापस फिर घर आता है। ये सारी चीज़ें सुबह करीब 11:30 के आसपास हुई हैं, 5 जून को। घर आने के बाद अब वो स्वीटी के भाई विजय पटेल, बल्कि जयदीप पटेल, उसको फ़ोन करता है और कहता है कि स्वीटी से रात में कुछ झगड़ा हुआ था और वो अचानक 10 से 11 बजे घर से निकल गई और अभी तक लौटी नहीं है। जयदीप पटेल ये बात सुनता है, वो भाग कर आता है, पता करता कहाँ है। स्वीटी का मोबाइल भी बंद है। अब ये भी दिखाता है अजय देसाई कि हम ढूंढ रहे हैं, इधर उधर फ़ोन करता है। पूरा दिन निकल जाता है, 1-2 दिन बीत जाता है। जयदीप पटेल को फिर कुछ अजीब सा लगता है कि उसकी बहन कहाँ है। तो वो अजय देसाई से कहती है कि पुलिस में रिपोर्ट लिखाओ। वो कहता है अरे मैं खुद पुलिस में, मैं ढूंढ लूँगा। लेकिन फिर भी वो जाकर पुलिस में रिपोर्ट लिखा देता है। अब अजय देसाई अपनी पत्नी को ढूंढ रहा है। पूरा पुलिस महकमा भी कि हमारे एक इंस्पेक्टर साहब की पत्नी गायब है, वो सब भी लगे हुए हैं। लेकिन स्वीटी देसाई का कोई पता नहीं चलता। चारों तरफ ढूंढा जा रहा है, दिन बीतते जा रहे हैं, स्वीटी पटेल की कोई जानकारी नहीं। इस दौरान में अमेरिका में रहने वाले स्वीटी पटेल के पहले पति और उसका जो बेटा था, उसको जब पता चला यहाँ से कि गायब है उसकी माँ बेटे को, तो वो सोशल मीडिया पे पोस्ट करता है कुछ और कहता है कि मम्मी कहाँ है, मम्मी को ढूंढो। और इत्तेफाक से सोशल मीडिया पर उसका ये पोस्ट जो है वो बहुत सारे लोगों की नज़रों से गुजरता है। इधर जयदीप पटेल अब आला पुलिस अफसरों से बात करता है, उसे डाउट होता है कि उसकी पत्नी कहाँ है। फिर उसे अपने अजय देसाई पे भी शक होता है, क्योंकि लगता है कि अजय देसाई को कोई इंटरेस्ट नहीं है
स्वीटी को ढूंढने में, तो अपना शक जाहिर करते हुए आला पुलिस अफसरों के पास जाता है। इस दौरान में सोशल मीडिया पे ये स्वीटी पटेल की लगातार खबरें वायरल होती रहती हैं। स्वीटी पटेल को ढूंढने के लिए सरकार और पुलिस पर दबाव बनना शुरू हो जाता है। तब जो गुजरात के गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा, वो फिर इस मामले को देखते हैं और वो कहते हैं कि इस मामले में जांच होनी चाहिए। तो आखिरकार फिर पुलिस से लेकर ये मामला क्राइम ब्रांच अहमदाबाद को सौंप दिया जाता है और कहा जाता है कि आप इस मामले की तफ्तीश करें। और इस दौरान अब तक लगभग 20-25 दिन गुजर चुके हैं स्वीटी पटेल की गुमशुदगी। गुजरात के जो डीजीपी आशीष भाटिया, वो खुद इस मामले में फिर इनिशिएटिव लेते हैं और आला अफसरों को इसमें लगाते हैं और कहते हैं कि स्वीटी पटेल को ढूंढा जाए। अब तक इस मामले में अजय देसाई जो इंस्पेक्टर हैं, उनके रोल को भी लेके बातें होने लगती है। तो अब ये भी उंगली उठती है पुलिस पर कि क्या एक पुलिस अफसर है इसलिए उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। अब पुलिस पे चौतरफा दबाव था। क्राइम ब्रांच की टीम अब स्वीटी पटेल के केस को अपने हाथ में ले लेती है। इसके बाद छानबीन चलती रहती है। इसी दौरान अचानक पिछले हफ्ते अटाली गांव पाटिया के पास इसी क्रीट सिंह जडेजा के खाली पड़े होटल के पीछे एक लाश जली होने की कोई सूचना देता है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है। वहाँ पे एक इंसानी लाश जो बुरी तरह से जल चुकी थी, कुछ हिस्से उसके बचे हुए थे, पर न चेहरा था, न ये तक पता था कि ये लाश मर्द की है कि औरत की है। इस तरीके से जल चुकी थी वो, और बेहद पुरानी। पुलिस टीम लाश को उठाती है, उसके बाद उसको हॉस्पिटल भेज देती है फॉरेंसिक जांच के लिए। अब यहाँ पे दो चीज़ें और होती हैं। इधर जब क्राइम ब्रांच पूरे मामले की तफ्तीश कर रही होती है, तो वो अजय देसाई के मोबाइल को भी सर्विलांस पे लगाती है और देखती है कि ये जिस दिन से गायब हुई कहाँ कहाँ है। तो इत्तेफाक से 4 और 5 जून, बल्कि 5 जून को अजय देसाई का लोकेशन जो है वो इसी अटाली गांव के पास उसी होटल के करीब देखा गया और उन्हें मिला। और ये पहले से उनके पास था, लेकिन उस अटाली गांव में क्या करने गया उससे आगे कोई लिंक नहीं जोड़ा था। लेकिन जब ये जली हुई लाश मिली और क्राइम ब्रांच को ये बात पता चली, तो क्राइम ब्रांच के फिर माथा ठनका। उन्होंने कहा कि सेम जब ये स्वीटी गायब हुई उस वक्त इसका लोकेशन का वहाँ होना और इस एक जली हुई लाश जिसकी पहचान शिनाख्त मुश्किल है वो वहाँ से मिलना, तो पुलिस को शक हुआ कि कहीं हो ना हो ये लाश स्वीटी पटेल की तो नहीं और उसका कत्ल हो चुका है। इसके बाद पुलिस ने डीएनए कराने का फैसला किया। स्वीटी पटेल के 2 साल के बेटे का डीएनए सैंपल लिया गया और लैब में भेजा गया। डीएनए सैंपल मैच कर गया, पता चला कि ये लाश स्वीटी पटेल की है। अब पुलिस को पहली बार क्या जाए देसाई का मौके पर होना मोबाइल से ये पता चल रहा है, ये सीधे सीधे अजय देसाई के ऊपर शक कर गया। अब पुलिस ने अजय देसाई को भेजा नोटिस और कहा कि हम इस मामले में आपका नार्को टेस्ट कराना चाहते हैं। अजय देसाई ने मना कर दिया। उसने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अब इससे शक और पुख्ता हो गया। लेकिन जब लाश मिल गई, डीएनए मैच कर गया, लोकेशन मोबाइल से पता चल गया, तो अब पुलिस के पास लगभग सारे शुरुआती सबूत हाथ लग चुके थे। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने फैसला किया अजय देसाई को उठाने का। इसके बाद इंस्पेक्टर अजय देसाई को क्राइम ब्रांच की टीम उठाती है। अब उससे पूछताछ शुरू होती है। पूछताछ के बाद शुरुआत में वो सब कुछ टालता है, लेकिन आखिरकार अपना जुर्म कबूल कर लेता है। और फिर वो जो कहानी बताता है वो ये थी कि 4 जून की रात कत्ल करने का उसका कोई इरादा नहीं था, लेकिन कत्ल की जो तारीख़ थी या महीना था वो उसने तय कर रखा था, कहाँ मारना था ये भी तय कर रखा। उसे इसी अटाली गांव के पार्टी के पास क्रीट सिंह जडेजा के खाली पड़े होटल में किसी बहाने से स्वीटी पटेल को ले जाना था। लेकिन 4 जून को अचानक वो उसी बात पे लड़ गई, क्या तो तुम उसको छोड़ो या मुझे छोड़ो, या उसे मारो या मुझे मारो। और लड़ाई इतनी बढ़ गई कि मैं गुस्से पे कंट्रोल नहीं रख पाया और मैंने कत्ल कर दिया। इसके बाद लाश को फिर जीप में रखी, भाई को उसके फ़ोन किया। फिर उसी दिन 11:30 बजे तक ये लाश उसी घर के बाहर उसी की गाड़ी में एक दूसरे घर के दरवाजे के बाहर पार्क थी। भाई को फ़ोन करने के बाद, भाई को आना था, दूर से आना था, उसे मालूम था कब तक पहुंचेगा। अब वो जीप ड्राइव करता है और वहाँ से करीब 100-125 किलोमीटर की दूरी पर इसी अटाली गांव पहुँचता है। क्रीट सिंह जडेजा को वो पहले ही फ़ोन कर चुका था। उसने कहा कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूँगा। उसके बाद ये वहाँ पहुँचता है, होटल के पीछे ले जाकर जीप से लाश को बाहर निकालता है, पेट्रोल डालता है और लाश को आग लगा देता है।
किरीट सिंह जडेजा को यह मालूम था कि इंस्पेक्टर ने अपनी बीवी स्वीटी पटेल का खून किया है। कत्ल में वो शामिल नहीं था, लेकिन उसने उसको एक तरह से फैसिलिटेट किया, अपनी जगह दी लाश जलाने के लिए और इस सच्चाई को छुपाया। उसके बाद लाश जलाने के बाद वो ढोंग करता रहा शुरू में कि वो ढूंढ रहा है, उसका भाई ढूंढ रहा है, उधर अमेरिका से उनके बेटे का फ़ोन और सोशल मीडिया पे, और आखिरकार जब पुलिस पे चौतरफा दबाव पड़ा तो फिर इस इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया और उसने अपना जुर्म पूरा कबूल कर लिया। तो पुलिस ने अजय देसाई के साथ साथ किरीट सिंह जडेजा, जो कांग्रेसी नेता, उसको भी अरेस्ट कर लिया इस कत्ल में साथ देने के लिए, साजिश में शामिल होने के लिए और सच छुपाने के लिए, क्योंकि वो जानता था कि कत्ल हो चुका है। 48 दिनों तक पुलिस उसे ढूंढ रही थी, स्वीटी पटेल को, लेकिन उसने पुलिस की मदद नहीं की। तो इन सारी चीज़ों के लिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब इस पूरी कहानी में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि एक पुलिस इंस्पेक्टर ने जब बात हुई इससे धीरे धीरे, तो उसने कहा कि तुम कत्ल के अलावा भी कोई रास्ता हो सकता था। ये जो कन्फेशन है उसका पुलिस में, ये स्टेटमेंट, ये उसी ने कहा, अजय देसाई ने, कि स्वीटी ने उससे कहा था कि झगड़े में या तो तुम, हम दोनों में से एक ही रह सकता है, तो तुम अपनी उस बीवी को मार दो या मुझे मार दो, तो मैंने इसी को चुना। दूसरा, उसने कहा कि चूँकि जब हमने दूसरी जो घर वालों की रजामंदी से शादी की तो लगभग 25 लाख रुपए दहेज की बात थी। अब वो उस बीवी को डिवोर्स नहीं दे सकता था, क्योंकि अगर वो उसको तलाक देता तो 25 लाख रुपए दहेज के देने पड़ते, बाकी जो उसने सामान लिए वो भी देने पड़ते। तो उसे लगा कि उसे मारना या उसे देना तलाक, ये उसके लिए घाटे का सौदा है, इतने पैसे उसके पास है नहीं। उसे लगा कि स्वीटी पटेल को रास्ते से हटाना, क्योंकि कागज़ पे कहीं सबूत नहीं है कि उसने उससे शादी की है, लेकिन वो चुप नहीं रहती, उसे पता था कि ये पुलिस में है, तो वो मुँह खोल देती, आला अफसरों तक जाती, उसके परिवार तक पहुँच जाती। तो उसे लगा कि दूसरी बीवी को डिवोर्स देना महंगा सौदा है, बट स्वीटी को मारना आसान काम है, क्योंकि शादी जगजाहिर भी नहीं है, और इसीलिए उसने स्वीटी को चुना। तो एक तरफ पैसा भी था, दूसरी तरफ पीछा भी छुड़ाना था, तीसरी तरफ अपनी दहेज के लालच में जो दूसरी शादी की थी उस दहेज को बचाना भी था। इन सारी चीज़ों ने मिलकर एक मासूम स्वीटी पटेल, जिसने अजय देसाई से प्यार किया इस भरोसे पे कि वो एक दिन सार्वजनिक तौर पर उससे शादी करेगा, मंदिर में तो कर ही चुका था, लेकिन अजय देसाई ने धोखा दिया, और न सिर्फ धोखा दिया बल्कि स्वीटी पांडे की ज़िंदगी वक्त से पहले छीन ली। तो ये थी कहानी। आज कुछ अलग हटकर कहानी सुनाते हैं, और ख़ासतौर पर ऐसी एक नज़र पड़ी पाकिस्तान में, इधर पिछले 2-3-4 दिनों से एक मूवमेंट, एक मुहिम सा शुरू हो गया है, और ट्विटर पर, सड़कों पर, सोशल मीडिया पर, जस्टिस फॉर नूर। हालांकि उसमें कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दिल को कचोट देती हैं। कई जगह ये लिखा हुआ है कि सिर्फ नाम बदल गया है, जस्टिस फॉर वही है, कब तक चलेगा। लगभग अपने जैसे हालात ही जो क्राइम और क्राइम अगेंस्ट वुमेन को लेकर पाकिस्तान में है। और चूंकि उससे पहले भारत और पाकिस्तान एक हुआ करता था, अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, तो जो कानून है, आईपीसी है, संविधान है, वो लगभग जुर्म के मामले में एक ही जैसा है। पाकिस्तान में भी रेप के लिए डेथ पेनल्टी से लेकर 10 से 25 साल की सज़ा है, अपने यहाँ भी डेथ पेनल्टी से लेकर उम्र कैद तक की सज़ा है। वहाँ भी महिलाएं उतनी सुरक्षित नहीं हैं जितना अपने हैं, बल्कि पाकिस्तान की हालत तो और भी बुरी है, और कई चीज़ों की आड़ में वहाँ पे लगातार महिलाओं के ऊपर जुल्म होता रहा है। ये एक नई मुहिम शुरू हुई है पाकिस्तान में, और इसको लेके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तक को लोग लपेट रहे हैं, और इसकी वजह है, कुछ खास वजह। बात 19 जुलाई की है, इसी 19 जुलाई की, और मंडे का दिन था, सोमवार। 21 जुलाई को बकरीद थी, परसों वेडनेसडे को। तो पाकिस्तान में भी लगभग उसी दिन बकरीद मनाई गई चांद के हिसाब से। इस्लामाबाद में जो गवर्नमेंट ऑफिशियल पाकिस्तान के बड़े लोग जो हैं, और जो रिटायर्ड भी हुए हैं, वो लोग जिस जगह पे रहा करते थे उस इलाके में, उन्हीं में से एक थे शौकत अली मुकादम। शौकत अली मुकादम पाकिस्तानी फॉरेन सर्विस से थे, और ये एम्बेसडर रहे, डिप्लोमेट रहे। साउथ कोरिया में ये एक एम्बेसडर के तौर पे इन्होंने काम किया, कजाकिस्तान में एम्बेसडर के तौर पे काम किया, और भी कुछ देशों में काम किया। और जब जहाँ इनकी पोस्टिंग होती थी तो अपने परिवार के साथ ये जाया करते थे। इनकी एक बेटी थी जिसका नाम था नूर मुकादम। अभी उम्र 27 साल की पूरी हुई नूर।
और इस्लामाबाद में रहा करती थी। 19 जुलाई की सुबह करीब 11 बजे, ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए टाइम के साथ बता रहा हूँ, वक्त के साथ, क्योंकि जो एफआईआर दर्ज की गई है वो एफआईआर उर्दू में है, और मुझे बहुत ज़माने के बाद एक उर्दू में एफआईआर पढ़ने को मिला। तो पाकिस्तान के एक साइट पर, और न्यूज़ चैनल का उनका अपना वेबसाइट है, उस पर उन्होंने पूरा एफआईआर पब्लिश किया है। तो उस पूरे एफआईआर को मैंने बहुत बारीकी से पढ़ा। तो एफआईआर में ही जुर्म की बहुत सारी कहानियाँ सामने आ जाती हैं जांच से पहले। तो इस एफआईआर को लिखाया था शौकत अली मुकादम ने, और इस एफआईआर में उन्होंने लिखा है कि 19 जुलाई को सुबह वो घर से बाहर निकलते हैं अकेले, क्योंकि बकरीद के लिए उन्हें बकरा खरीदना था, तो वो मंडी जाते हैं। पीछे में उनकी बीवी थी और बेटी थी, लेकिन कुछ देर के बाद उनकी बीवी का फ़ोन आता है और वो बताती हैं कि वो भी किसी ईद की ख़रीदारी के सिलसिले में बाहर जा रही हैं, और वो घर से अकेले बाहर निकल गई। अब घर में बची अकेली नूर मुकादम, 27 साल की इनकी बेटी, जिसकी अभी शादी नहीं हुई है। शाम को शौकत अली मुकादम अपने घर लौटते हैं, इस्लामाबाद में उसी जगह पर, उसी पॉश कॉलोनी में। जब घर लौटते हैं तो पाते हैं कि बेटी है नहीं। उनकी वाइफ घर के अंदर मौजूद थी, वो उनसे पूछते हैं, तो बताती हैं कि जब मैं घर आई तो नूर नहीं थी घर पर, और मैंने उसको फ़ोन किया, फ़ोन स्विच ऑफ था। तो ये दोनों, उनको लगता है कि चलो कुछ आसपास गई होगी। थोड़ी देर के बाद फिर फ़ोन ऑन हो जाता है, और शौकत अली नूर से बात करते हैं, फ़ोन करके पूछते हैं कि तुम कहाँ हो। तो नूर जवाब देती है कि मैं लाहौर आ गई हूँ और बकरीद से पहले आ जाऊँगी। ये 19 की बात, उसने कहा था कि मैं 20 तक आ जाऊँगी, तो आप परेशान ना हो, बैटरी ख़त्म हो गई थी इसलिए मोबाइल स्विच ऑफ था, लेकिन अपने दोस्तों के साथ हूँ और मैं लाहौर से लौट आऊँगी। ये कह के उसने फ़ोन काट दिया। अब शौकत अली और उनकी बीवी को थोड़ा सुकून मिला कि चलो बेटी से बात हो गई, वो ठीक ठाक है, खैरियत से है। लेकिन रात करीब 10 बजे के आसपास अचानक शौकत अली के मोबाइल पर घंटी बजती है और वो फ़ोन उठाते हैं। जैसे ही फ़ोन उठाते हैं, सामने वाला जो कुछ कहता है वो उससे बिल्कुल सिहर उठते हैं। सामने वाला बताता है कि मैं इस्लामाबाद के एक पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ, मैं उस पुलिस थाने का नाम भूल रहा हूँ, और आपकी बेटी का कत्ल हो गया है, आप फ़ौरन थाने आ जाइए। ये सुनते ही मानो बिजली गिर पड़ी हो। शौकत अली बदहवास अपनी बीवी को बताते हैं, फिर उसके बाद दोनों रोते चीखते घर से निकलते हैं, पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, इंस्पेक्टर से मिलते हैं। इंस्पेक्टर उन्हें बताता है, फिर कहता है कि चलिए मैं आपको उस जगह पे ले चलता हूं जहां आपकी बेटी का कत्ल हुआ। इसके बाद इंस्पेक्टर उनको अपने साथ लेकर पाकिस्तान के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक अरबपति शख्स उनके घर पर ले जाता है, और उसकी वजह यह थी कि ज़हीर नाम का एक नौजवान उसी घर में रहता था, ज़हीर जाफर इसका नाम, और ये एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा था। जाफर ग्रुप ऑफ कंपनीज का वारिस था एक तरह से। बहुत सारी कंपनीज हैं इसकी, जिनमें जाफर ग्रुप ऑफ कंपनी, इसके अलावा मल्टीपल और भी इसके कंपनी थे, जाफर ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड, जाफर जीज प्राइवेट लिमिटेड, SM जाफर प्राइवेट लिमिटेड, AGCL ट्रैवल एंड टूर्स, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन का। तो कुल मिला के एक बहुत बड़ी हस्ती, बहुत बड़ी शख्सियत ज़ाहिर जफर, ये जाफर ग्रुप ऑफ कंपनीज का मेंबर, इसके घर पर पुलिस लेकर जाती है। तो जब वो वहां जाते हैं तो शौकत अली को हैरानगी नहीं होती, इसलिए कि वो ज़हीर जाफर को अच्छे से जानते थे। बहुत पहले उनके घर पे भी आना जाना था, और उनको ये मालूम था कि ये नूर का दोस्त है। लेकिन हाल के कुछ वक्त से उन्होंने ज़हीर जाफर के बारे में कुछ सुना नहीं, ना ही नूर से, पर उन्हें मालूम नहीं ऐसा क्यों हुआ। लेकिन जब वो घर पहुंचते हैं और उसके बाद पुलिस वाले जब शौकत अली को उस कमरे में ले जाते हैं जहां नूर की लाश पड़ी थी, वो लाश देखकर शौकत अली के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है और वो फौरन वहां से निकल जाते हैं। खून से लथपथ लाश फर्श पर पड़ी थी, सर धड़ से अलग था, सर को काट डाला गया था और जिस्म से अलग कर दिया गया था। बहुत ही बेरहमी से यह कत्ल हुआ। हालांकि कत्ल अपने आप में बेरहम होता है, इसलिए उसके लिए बेरहमी शब्द का इस्तेमाल कोई माने नहीं रखता। इसके बाद पुलिस तब तस्दीक कर देती है कि हाँ ये नूर ही है। फिर लाश को हॉस्पिटल भेजा जाता है पोस्टमार्टम के लिए,
उसके बाद लाश उनके घर वालों को सौंप दिया जाता है। अब इसके बाद नूर के फादर पुलिस स्टेशन में एफआईआर लिखाते हैं, जिस एफआईआर की मैं आपको बात कर रहा हूं जिक्र। तो सीधे सीधे अपनी बेटी के कत्ल के लिए जहीर जाफर को मुजरिम मानते हैं और कहते हैं कि उनकी बेटी का कत्ल इसी ने किया है। अब जिस जगह पे कत्ल हुआ वो घर भी जहीर जाफर का। पुलिस को भी ये थोड़ा अजीब लगा कि ये कातिल इतना बड़ा सबूत कैसे रखेगा, अपने ही घर में कत्ल करेगा, खून से सनी पड़ी लाश वहीं पड़ी रहेगी। अच्छा, इस बीच में इसमें एक चीज और थी कि जब नूर का कत्ल हुआ तो अब सवाल ये है कि लाश घर के अंदर है और पुलिस तक ये खबर कैसे पहुंची। तो पुलिस के पास एक गुमनाम फोन आया और फोन करने वाले ने कहा कि पाकिस्तान के जो पूर्व डिप्लोमेट हैं, एम्बेसडर रहे हैं, उनकी बेटी नूर का कत्ल जहीर जाफर के घर में हुआ और लाश वहीं पड़ी है, सर धड़ से अलग है, आप फौरन पहुंच जाइए। तो एक गुमनाम किसी ने कॉल किया था। ये कॉल किसने किया ये अभी भी एक राज है। और जाहिर सी बात है कि जहीर जाफर का जानने वाला होगा, उस घर का कोई फर्द होगा, कोई मेंबर होगा, या फिर नूर का जानने वाला होगा, या कॉमन फ्रेंड होगा। लेकिन जो भी है उसने सबसे पहले खबर दी। इसीलिए फिर पुलिस वहां पे पहुंची और उसने देखा। और इसके बाद जब नूर के फादर ने रिपोर्ट लिखाई तो पुलिस के पास कोई चारा नहीं था। सामने वाला शख्स बहुत बड़ी हस्ती था, लेकिन चूंकि एक बाप कह रहा और लाश भी घर से मिली और घर में उस वक्त वो मौजूद भी है, पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। हिरासत में ले जाने के बाद वो थाने ले जाती है। इस दौरान भी ये खबर मीडिया में आ जाती है और पाकिस्तान के अखबारों में, टीवी चैनल पर, चूंकि एक एक्स डिप्लोमेट की बेटी का कत्ल हुआ था और वो भी इस बुरी तरह से कि सर धड़ को अलग कर दिया गया था, तब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि असल में नूर का कत्ल गोली मारकर किया गया था। पहले उसे गोली मारी गई और उसके बाद उसका सर धड़ से अलग किया गया चाकू से। मतलब कातिल को नूर से इतनी नफरत थी कि वो किसी भी कीमत पर उसको बचते हुए या जिंदा नहीं देखना चाहता था। तो जब ये सारी रिपोर्ट आई तो फिर एक गुस्सा आया लोगों में और धीरे धीरे जब नाम आया कि एक इतनी बड़ी हस्ती, जाफर ग्रुप ऑफ कंपनीज का मालिक, वो इस कत्ल के पीछे है। और इस दौरान में चिंगारी का काम ये किया कि कहीं से ये रिपोर्ट आनी शुरू हो गई कि जो जहीर जाफर है ये असल में मेंटली इल है, इसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है और इसे कुछ होशो हवास नहीं रहता कि क्या कर रहा है। तो अब लोगों को लगा कि ये एक अमीर आदमी को बचाने की साजिश है। अपने देश में भी ऐसा बहुत बार हुआ है जब इस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं कि वो दिमागी हालत ठीक नहीं है, ये नहीं है, ताकि सजा कम हो जाए। लेकिन असलियत ये थी कि जहीर जाफर एक ड्रग एडिक्ट था, नशे का आदी था, और दूसरा उसने अपनी पढ़ाई लिखाई और सब जाकर अमेरिका में वो रहने लगा था और उसने अमेरिकन सिटीजनशिप भी ले रखी थी। वो पाकिस्तान आया था और फिर उसे अमेरिका जाना था। अब पूरी साजिश जो है और कहानी के आखिर एक 27 साल की लड़की को इस बेदर्दी से क्यों मारा गया, तो जो कहानी सामने आई वो ये थी कि एक वक्त में जहीर जाफर और नूर एक दूसरे को प्यार करते थे, दोस्त थे बल्कि, और शायद इनके रिश्ते आगे तक जाते। लेकिन इसी दौरान में नूर जाफर वो जहीर अमेरिका जाता है, पढ़ाई करता है, फिर वापस आता है। पैसे बेहिसाब थे, सोहबत गलत थी, ड्रग्स की लत लग जाती है, वो नशेड़ी बन जाता है। ये बात नूर को पता चलती है, नूर उससे दूरी बनाना शुरू कर देती है। फिर वो विदेश चला जाता है, फिर अमेरिका से वापस आता है। लेकिन इस दौरान में नूर ने अपना रिश्ता पूरी तरह से उससे तोड़ लिया, क्योंकि उसको लगा कि उसके समझाने के बाद भी वो सुधरने वाला नहीं और ये नशे की लत वो छोड़ने वाला नहीं। और इस नशे की लत की वजह से कई बार उसे अस्पताल में रहना पड़ा। उसकी मानसिक हालत भी उसी तरह से ड्रग्स की वजह से डूबते डूबते कुछ बिगड़ने लगी थी, लेकिन वो सुधरा नहीं। इस बार जब वो अमेरिका से आया तो उसने ठान लिया था कि वो नूर से शादी करेगा, नूर को अपने साथ लेकर अमेरिका जाएगा। लेकिन नूर ने उससे बरसों पहले अपनी जो रिश्ते थे उसको तोड़ लिया था उसकी हरकतों की वजह से। तो इस बार जहीर की ये मतलब एक तरह से नीयत थी कि वो नूर को मनाएगा और ले जाएगा। और इसी सिलसिले में आने के बाद उसने बहुत लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन नूर उससे मिली नहीं। 19 जुलाई को उसने कहा कि एक आखिरी बार मिलना है, तुम आ जाओ और इसके बाद तुम जैसा कहोगे वैसे ही होगा। नूर उससे ये भी समझ कर कि चलो आखिरी बार मिलना है, वो पहुंच जाती है उसके घर पे। घर जाती है, वो फिर वही पुराने राग, वो कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुमसे शादी कर ली और हमारे साथ शादी करके चल जाओ, अमेरिका चलते हैं, बस जाते हैं।
नूर साफ मना कर देती है। ये बात उसे इतनी बुरी लगती है कि गुस्से में वो अपना पिस्टल उठाता है और सीधे नूर को गोली मार देता है। गोली मारने के बाद भी उसका गुस्सा शांत नहीं होता। वो एक बड़ा सा चाकू लेकर आता है जो घर में रखा हुआ था और नूर का गला उसके जिस्म से अलग कर देता है और उसी घर में मौजूद रहता है। कहते हैं कि जब पुलिस वहां पहुंची और ये सारी कहानी आई कि वो मेंटल और मानसिक हालत बचने के लिए, तब पुलिस ने फिर ये दलील दी कि जब वो उस वक्त घर में पहुंचे, लाश वहीं पड़ी थी और वो भी घर के अंदर था, ज़हीर जाफर, लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल था। उसको देख के कहीं से नहीं लगता था कि वो मेंटली इल है या उसकी मानसिक हालत ख़राब है। और इसके बाद फिर पुलिस ने उसे पकड़ा, लेकिन अब तक मीडिया में खबर आ गई थी कि शायद इसी बहाने ड्रग्स एडिक्ट्स या फिर मेंटल इलनेस के नाम पर वो कानून से बच जाए, सज़ा से बच जाए। इसको लेके पूरे पाकिस्तान में एक मुहिम चल गई, एक सोशल मीडिया पे एक हंगामा खड़ा हो गया कि ऐसे बड़े लोगों को सज़ा से न बचाया जाए। चीफ जस्टिस और किन किन लोगों को लेटर लिखा गया, जस्टिस फॉर नूर, जस्टिस फॉर मुकादम के नाम से अलग अलग हैशटैग के नाम से एक अलग हर शहर में, बड़े बड़े शहरों में मुहिम चलने लगी। वहाँ के विदेश मंत्रालय, फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से आया कि अगर हमारे एक इतने सीनियर अफसरों की बेटी तक इस तरह से महफूज नहीं है तो फिर क्या होगा। पाकिस्तान में जिस तरीके से महिलाओं को लेकर क्राइम बढ़ा, उसको भी लेके अब सारी आवाज़ें उठने लगी। तो इन सारी चीज़ों ने मिलाकर पुलिस के ऊपर प्रेशर डाला। पुलिस ने फिर कोर्ट में पेश किया, 7 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी, लेकिन अदालत ने सिर्फ 2 दिन की कस्टडी दी। और इस पूछताछ के बाद पुलिस का कहना है कि उसके पास सारे सबूत हैं जो ज़हीर जाफर को सख्त से सख्त सज़ा दिला सकते हैं, जिसमें जो वेपन है जिससे गला काटा गया, वो पिस्टल जिससे गोली चलाई गई, ये सारी चीज़ें उन्होंने बरामद कर ली है। खून से सने हुए कपड़े, खून के जो धब्बे थे जो वसीम जाफर के ज़हीर जाफर उनके कपड़ों से मिले थे। तो पुलिस बार बार ये बयान दे रही है और लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है कि कोई भी किसी भी तरह से इसको बचाने की उनकी मंशा या नीयत नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में फ़िलहाल नूर मुकादम की मौत एक बड़ा मुद्दा है, एक बड़ा इशू है और लोग इंसाफ की बात कर रहे हैं और फटाफट इंसाफ की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसे लोगों को ज़्यादा देर तक रखना ही नहीं चाहिए। तो अब देखना ये है कि अदालत क्या करती है ज़हीर जाफर के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की भी अदालत और जुडिशल सिस्टम की अगर हम बात करें, एक बड़े बाप का बेटा है, एक से एक वकील वो एक तरफ से खड़ा कर देंगे, दूसरी तरफ पुलिस और उनकी इन्वेस्टिगेशन है, वो कितना मजबूत केस खड़ा करते हैं ये भी देखना होगा। और इन्हीं चीज़ों का पाकिस्तान के लोगों में इस वक्त एक शक है कि क्या पुलिस अपना काम ईमानदारी से करेगी, क्या ज़हीर जाफर को पुलिस सज़ा दिला पाएगी, क्या नूर मुकादम को इंसाफ मिलेगा। ये सारी चीज़ें देखने की आने वाले वक्त में जो भी चीज़ होंगी ज़रूर होगी, तो मैं आपको इसका अपडेट दूंगा और बताऊंगा कि इसमें क्या क्या है और इसमें अपडेट क्या है। आस्था, अंधविश्वास, यकीन, मौत का डर, जिंदगी की चाहत, ये वो चीज़ें हैं जो हमारे आसपास अलग अलग शख्स में हमें दिखाई देती हैं। और इन सारी चीज़ों की वजह से बहुत बार कई सारी कहानियां बनती हैं। लेकिन आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं, इसकी कोई दूसरी मिसाल है नहीं। ये न सिर्फ हैरत अंगेज है, ये न सिर्फ यकीन करने लायक नहीं है। जिस शख्स की ये कहानी है उस पर खुद कई लोग हंस सकते हैं, कई लोग उसे अंधविश्वासी बोल सकते हैं, कई लोग उसे उसका पागलपन कह सकते हैं, लेकिन जो कुछ उसने किया और उसके पीछे की जो उसकी सोच है या उसके पीछे जो उसका यकीन है, उसको सुनने के बाद ज़्यादातर लोगों को उससे हमदर्दी होगी, उस पर हंसी नहीं आएगी। कुछ वक्त पहले की बात है, कुछ साल पहले की, एक मुझे याद है बिहार में आईपीएस अफसर थे डीके पांडा। आप लोगों ने भी देखा होगा, अगर नहीं है तो कहीं गूगल में आप उनको देख सकते हैं, न्यूज़ चैनल पे बड़े एक ज़माने में छाए थे। ये आईपीएस अफसर थे और पुलिस अफसर एक बड़े सीनियर बिहार के, डीके पांडा। लेकिन एक रोज़ अचानक उनकी जो तस्वीर आई और जिस हुलिये में वो सामने आए तो सभी चौंक उठे। पुलिस का ऐसा चेहरा शायद ही किसी ने पहले देखा होगा। वो अचानक राधा के भेष में सामने आने लगे और अपने आप को उन्होंने राधा बताना शुरू किया। उसको लेके उस वक्त बड़ी चर्चाएं हुई, बड़ी बातें हुई, बड़ी स्टोरीज चली, फ्रंट पेज पे उनकी तस्वीरें छपी, हेडलाइन चली। तो आईपीएस अफसर एक डीके पांडा जो अचानक कहते हैं कि उनके सपने में कुछ चीज़ें आई, उसके बाद उन्होंने राधा का श्रृंगार किया और वो अपने आप में राधा को महसूस करते हैं। तो बहुत सारी फिर बाद में खैर उन्होंने नौकरी भी छोड़ी, वीआरएस लिया। तो एक ऐसी कहानी सामने आई थी कि एक पुलिस अफसर, कोई आम आदमी नहीं, और वो अचानक एक दिन इस तरह से सामने आए।
वो मैंने इसलिए दिया कि जो आज की कहानी है तो मुझे कहीं ना कहीं पांडा साहब की याद आ गई थी। क्या आप यकीन करेंगे कि इस देश में कोई ऐसा शख्स हो जो पिछले 32 सालों से 32 ईयर्स औरतों के श्रृंगार में ही रहा हो। हर दिन वो सुबह उठ के सजता है, श्रृंगार करता है, औरतों के सारे कपड़े पहनता है, सुहाग की साड़ी पहनता है, कान में झुमका पहनता है, नाक में नथिया पहनता है, हाथ में बालियां पहनता है और पूरा 16 श्रृंगार करता है। और इसके बाद वो घर से निकलता, अपने काम पे जाता है और पूरे दिन फिर उसी भेष में वैसे ही औरत बनकर वो काम करता है और फिर घर लौटता है। फिर अगले दिन से सुबह की शुरुआत उसकी इसी तरह से होती है। वो उठता है, सजता है, संवरता है, साड़ी पहनता है और एक दुल्हन की लिबास में लगभग, क्योंकि सिर्फ कपड़े पहनकर वो औरत नहीं बनता है बल्कि बाकायदा पूरा 16 श्रृंगार करके वो तैयार होता है और फिर अपने रोजमर्रे की काम को अंजाम देता है। और ये 32 साल से सिलसिला चला आ रहा है। अब वो ऐसा क्यों करता है, इसको लेके बहुत सारी बातें हुई, लेकिन जो उसकी कहानी है और इस औरत बनने की, एक मर्द जो पिछले 32 सालों से औरत बनकर जी रहा है, इसके पीछे की जो कहानी है वो इसके 16 श्रृंगार और औरत बनने से कहीं ज्यादा हैरान कर देने वाली कहानी है। ये कहानी यूपी की है। यूपी में एक गांव है जलालपुर, और उसी जलालपुर, बल्कि डिस्ट्रिक्ट है जलालपुर में, एक हौस खास इलाका है और इसी हौस खास इलाके में एक शख्स रहता है जिसका नाम है चिंताहरण चौहान। तो ये कहानी है चिंताहरण चौहान की। बात पुरानी है, 70 के दशक की होगी, बल्कि 60 के दशक की। चिंताहरण एक गरीब परिवार में पैदा होता है, वहां पे सारे लोग मजदूरी करते हैं। जब चिंताहरण की उम्र सिर्फ 14 साल थी तब उसके घर वालों ने उसकी शादी कर दी। शादी के बाद कुछ महीने तो ठीक था, लेकिन फिर साल भी पूरा नहीं हुआ और चिंताहरण की पहली वाइफ की डेथ हो गई 14 साल की उम्र में। एक तरह से बाल विवाह को लेकर हमारे देश में बहुत कानून है, लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ 60-70 के दशक की, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, अखबारें हुआ करते थे बस, न्यूज़ चैनल भी नहीं थे। तो और हमारे गांव में और ऐसी जगहों पे बच्चों की ये शादी आम बात थी। तो चिंताहरण भी इससे अछूता नहीं रहा था। 14 साल की उम्र में शादी हो गई, लेकिन पहली बीवी की मौत हो गई। मौत के बाद पहली बीवी के अब रोजी रोटी कमाने के लिए चिंताहरण यूपी छोड़ता है, गांव छोड़ता है और वो पहुंच जाता है कोलकाता। कोलकाता में जाकर अब वो छोटी मोटी मजदूरी, पहले ईंट के भट्टी में काम करना, ये सारी चीजें शुरू करता है। फिर एक रोज उसे एक दूसरी नौकरी मिलती है। वहां पे जो मजदूर लोग काम करते थे अलग अलग जगहों पर, उन मजदूरों तक खाना पहुंचाने का, कई लोगों के पास टेंडर था, तो दिन में मजदूरों को खाना पहुंचाते 2 वक्त का, तो उसके लिए उन्हें कुछ आदमी चाहिए था। तो उसमें एक चिंताहरण चौहान तो ये भी था। तो ये करता क्या कि मजदूरों के खाने के लिए पहले ये राशन लेता, फिर वो खाना कोई और बनाता, फिर वो उसको वहां पे डिलीवर करता। ये चीजें चलती रही। इत्तेफाक से जिस दुकान से ये राशन लेता था कोलकाता में, उसका मालिक जो था दुकान का, वो चिंताहरण की कामयाबी, मतलब ईमानदारी और उसकी मेहनत और इन सारी चीजों को देख के कैसे लगन से काम करता है, वो बड़ा प्रभावित हुआ। उस राशन के दुकानदार की एक बेटी थी जो शादी के लायक हो गई थी। अब तक चिंताहरण की भी उम्र 20-22 साल हो गई थी। कोलकाता में अपना ठीक ठाक नौकरी, सब कुछ चल रहा था। इसी दौरान में उस राशन के दुकान के मालिक ने देखा कि चिंताहरण शरीफ लड़का, अच्छा लड़का है। उसने अपनी बेटी की शादी का प्रस्ताव रखा उसके सामने। चिंताहरण तैयार हो गया, पर उसने घर वालों को कुछ नहीं बताया। इसके बाद उस दुकानदार की बेटी से चिंताहरण की शादी हो जाती है। चिंताहरण की दूसरी शादी थी। अब चिंताहरण अपनी दूसरी बीवी के साथ कोलकाता में, उसका धंधा भी ठीक चल रहा था, खुश, ठीक ठाक जिंदगी बीत रही थी। लेकिन इसी दौरान चिंताहरण के साथ काम करने वाले कुछ और लोग थे जो उसी के गांव के थे, यूपी के। उनको उसकी शादी के बारे में पता चलता है। वो यूपी में उसके गांव तक ये खबर पहुंचा देते हैं कि चिंताहरण ने दूसरी शादी कर ली है
और वो एक बंगाली लड़की है। गांव वालों तक ये जब खबर पहुंची तो चिंताहरण के माँ बाप इसको लेके परेशान हुए, गुस्सा हुए। उन्होंने कहा दूसरी बिरादरी में शादी की है, कोलकाता में हमसे बिना पूछे हुए। और जात बिरादरी बड़े उस दौर में, क्या आज के दौर में भी बहुत ये एक बड़ी चीज है, ये मानिए या ना मानिए। तो घर वालों को पता चला कि एक बंगाली लड़की से शादी की, घर वाले नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि हम इस रिश्ते को नहीं मानेंगे। और ये मैसेज उन्होंने चिंताहरण के दोस्तों के जरिए, जो गांव आए थे छुट्टियों में फिर कोलकाता के, उन्हें बता दिया। अब चिंताहरण पारिवारिक आदमी था, उसे लगा उसके माँ बाप जो है वो नाराज हो गए हैं, ये ठीक नहीं है। तो उसने सोचा कि मैं समझाऊंगा। चिंताहरण एक रोज कोलकाता से बिना अपने उस दुकानदार ससुर जो हो चुके थे उनको या अपनी पत्नी को कुछ बताए, वो कोलकाता से यूपी पहुंच जाता है। अच्छा, जब उसकी शादी हुई और वो तमाम लोग थे, उसने कभी अपने गांव का पता बताया नहीं था कि यूपी में वो कहाँ रहता। बस इतना पता था कि यूपी में किसी बड़े जिले का नाम बता दिया, एग्जैक्ट पता नहीं मालूम था। अब एक रोज सोकर उठी चिंताहरण की पत्नी, उसने देखा पति गायब। अब तो ससुर भी उसे ढूंढ रहा है, बीवी का रो रो कर बुरा हाल। और ये इधर गांव पहुंच गया। गांव में माँ बाप ने कहा कि हम किसी भी कीमत पे शादी को नहीं मानेंगे, बल्कि फिर ये भी कहा कि अब तुम कोलकाता भी नहीं जाओगे, क्योंकि तुम जाओगे तो तुम फिर उसके पास भी जाओगे। माँ बाप को नाराज करना नहीं चाहता था, इसलिए चिंताहरण गांव में ही रुक गया। छोटी मोटी मजदूरी करने लगा, कोलकाता नहीं गया। साल बीत गया। 1 साल के बाद उसे एहसास होता है कि मैंने गलत किया है और चोरी छुपे चला आया हूँ। पत्नी को भी पता नहीं है, ससुर को भी पता नहीं है, क्या सोचेंगे मेरे बारे में। तो फिर से अपने घर वालों को ये बोलकर कि वो नौकरी के लिए जा रहा है, और ये नहीं बताता कि कोलकाता जा रहा है, और कोलकाता पहुंच जाता है। कोलकाता पहुंचकर वो अपने ससुराल पहुंचता है। ससुर उसे देखता है, रोना शुरू कर देता है। उससे गुस्सा भी होता है, उसे झड़कता भी है। चिंताहरण को लगा कि जो उसने किया उसके लिए ये सब कुछ होना ही चाहिए था उसके साथ। लेकिन जब ससुर ने बताया कि तुम जब छोड़ कर गए, तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारा बहुत इंतजार किया, रास्ता तका, उसे लगा कि तुम इधर उधर कहीं हो, कहीं मुसीबत में हो, फंस गए हो, या घर चले गए, लौट आओगे। लेकिन इंतजार लंबा होता गया, दिन हफ्ते में, हफ्ता महीने में बदलता गया, और तुम नहीं लौटे। और वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाई। और तुम्हारे जाने के कुछ महीने बाद ही, जब उसकी उम्मीद खत्म हो गई कि तुम लौट कर आओगे, एक रोज उसने खुदकुशी कर ली। ये सुनकर चिंताहरण हद से ज्यादा अफसोस और गम में डूब गया। उसे लगा कि उसकी वजह से उसकी पत्नी ने जान दे दी, और ये बात उसके दिल में बैठ गई। लेकिन जो होना था हो चुका था। चिंताहरण की गलती की वजह से उसकी पत्नी सुसाइड कर चुकी थी। वो फिर कुछ वक्त कोलकाता में रहा, उसका दिल लगा नहीं। अब फिर से वो वापस गांव आ जाता है। गांव आकर अपने माँ बाप, रिश्तेदारों को सारी बात बताता है। फिर वो भी कहते हैं कि चलो अब एक नई जिंदगी शुरू करो, उसे भूल जाओ, उस गम को भूल जाओ। और चिंताहरण गांव में ही फिर से मजदूरी करने लगता है। फिर घर वाले कहते हैं कि इसको वापस ढर्रे पे लाने के लिए, चूंकि अभी पूरी जिंदगी पड़ी है, और इस गम से निकालने के लिए इसकी शादी कर दी जाए। तो माँ बाप के कहने पर, उनके फोर्स करने पर, चिंताहरण की एक बार फिर से शादी कर दी जाती है। ये चिंताहरण की तीसरी शादी थी। इस शादी से उसके बच्चे भी होते हैं। 3 बच्चे पैदा हुए। उसके बाद धीरे धीरे और भी उसके बच्चे पैदा हुए, और अगले कुछ सालों तक सब कुछ ठीक था। इस दौरान में चिंताहरण को अपनी दूसरी पत्नी, जो कोलकाता की थी, बंगाली लड़की, वो सपने में आना शुरू हो जाती है। और हमेशा आकर वो उससे शिकायत करती है कि तुमने मेरे साथ बुरा किया। जब वो सपने में आना शुरू होती है, उसके बाद चिंताहरण की अब जिंदगी भी बदलने लगती है। चिंताहरण अचानक बीमार पड़ने लगता है। डॉक्टर वॉक्टर को दिखाते हैं घर वाले, कुछ बीमारी समझ में नहीं आती, लेकिन वो कमजोर होता जा रहा था। इस दौरान में लगातार उसकी पत्नी हर दिन सपने में आ रही है, दूसरी वाली। फिर अचानक परिवार में मौत का सिलसिला शुरू हो जाता है। बीमार चिंताहरण पड़ा, लेकिन उसके फादर, उसके पिता, जो बिल्कुल ठीक ठाक थे, राम जीवन, एक रोज अचानक उनकी मौत हो गई। अभी परिवार अपने मुखिया राम जीवन की मौत के सदमे से उबर भी नहीं पाया था कि उसके कुछ महीने बाद ही उसके छोटे भाई, बल्कि पहले बड़े भाई छोटू, बड़े भाई का नाम छोटू था, उसकी मौत हो गई। छोटू की मौत के फिर कुछ महीने के अंदर अंदर छोटू की वाइफ इंद्रावती की मौत हो गई।
इंद्रावती की मौत के बाद उसके 2 बच्चों की मौत हो गई। इस बीच में चिंताहरण की मां की भी मौत हो चुकी थी। तो बड़े भाई, उसकी पत्नी और 2 बच्चों की मौत के बाद अब उसके छोटे भाई बदायूं, उसकी डेथ हो गई। उसकी डेथ के बाद उसके एक और भाई की 3 बेटियां थी, उन तीनों की डेथ हो गई। 4 बच्चे थे, उनकी भी डेथ हो गई। कुल मिलाकर बेहद कम वक्त में इस परिवार के 14 लोगों की मौत हो गई। और पूरे गांव में यह था कि अचानक क्या हो गया है। चिंताहरण के परिवार को जो एक एक कर जान जा रही है, माँ, बाप, भाई, बड़ा भाई, छोटा भाई, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे, और यहां तक कि खुद चिंताहरण के भी 2-3 बच्चे, 3 बच्चे बल्कि, इनकी मौत हुई। चिंताहरण और पूरा परिवार परेशान। अब घर में परिवार के नाम पे बचा कौन? एक चिंताहरण, उसकी पत्नी और 2 बच्चे, सिर्फ टोटल 14 लोगों की मौत हो चुकी थी। पूरा परिवार सदमे में था। दूसरी पत्नी लगातार सपने में आ रही थी और शिकायत कर रही थी कि तुमने मुझे छोड़कर अच्छा नहीं किया। अब चिंताहरण डरने लगा। उसे लगा 14 लोगों की मौत हो गई, अब जो बाकी बचे हैं इनकी भी बारी आएगी और ये सब मारे जाएंगे, हम भी मारे जाएंगे। अब उसने अपनी दूसरी पत्नी से माफी मांगना शुरू कर दिया। वो माफी मांगता, फिर उसके बाद हर रोज लगभग पत्नी सपने में आती और ये बात वो सबसे शेयर भी करता। अब वो सपने में भी पत्नी से माफी मांगने लगा। उसने कहा कि मुझसे गलती हो गई, मुझे तुम्हें बिना बताए हुए नहीं आना चाहिए था, और तुम्हारी जान वक्त से पहले गई, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, मुझे माफ कर दो। उसने कई बार सपने में माफी मांगी और फिर एक बार उसको उसी सपने में उसकी दूसरी पत्नी आकर कहती है, ठीक है तुम्हारे, बल्कि इससे पहले उसने ये कहा था, जब शुरू में उसके फादर और एक भाई की मौत हुई थी, जब ये माफी मांग रहा था तो उसने कहा कि तुम्हारी माफी नहीं, तुम्हारी सजा ये है कि अब तुम परिवार में अपनी एक एक का मौत देखो। जिस तरह से मैं गुजरी हूं, अब तुम्हें उसका दर्द का एहसास होगा। तो जब 14 लोगों की मौत हो गई, उसने माफी मांगी। तो एक रोज सपने में उसकी दूसरी, वही बंगाली पत्नी, उसने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, शर्त एक है। शर्त यह है कि कल से तुम औरत के वेशभूषा में रहोगे, तुम औरत बनकर जियोगे, और उसकी वजह यह है ताकि जब तुम औरत बनकर रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ रहूं। मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकती, और मैं तुम्हारे साथ तभी रहूंगी जब तुम एक औरत बनकर रहोगे। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो बाकी बचे हुए लोगों के परिवार की मौत को देखने के लिए तैयार हो। इसने वादा किया सपने में कि ठीक है तुम जैसा कह रही हो मैं वैसा ही करूंगा। 1989 की बात है ये, जब महीना याद नहीं उसको ठीक से, लेकिन 1989 की बात है, जब आखिरी दिन सपने में उसने कहा कि हाँ मैं तुम्हारी शर्त मानता हूं, मैं अब औरत बनकर ही जीऊंगा जब तक जीऊंगा। और वो कहती है कि तुम 16 श्रृंगार करोगे, औरतों के भेष में रहोगे, अपना हर काम यही करोगे, तुम जब भी घर से बाहर निकलोगे सुबह से शाम तक तुम औरत के ही लिबास में रहोगे और औरत बनकर ही रहोगे। चिंताहरण उसकी इस शर्त को मान लेता है। अगले दिन सुबह उठता है, अपने ही घर की औरतों की वो साड़ी उठाता है, उनके कपड़े उठाता है, मेकअप करता है, कान में झुमका पहनता है, हाथ में बाली पहनता है, सिंदूर लगाता है, नाक में नथिया पहनता है। और जब वो इस तरह से तैयार होकर घर के बाहर निकलता है तो पहले तो घर के लोग हंसते हैं, फिर जितने अड़ोस पड़ोस के लोग थे वो हंसते हैं, फिर वो खेत पे जाकर मजदूरी कर रहा होता तो वहाँ बाकी मजदूर उसे देखकर हंसते हैं, और वो सबकी हंसी को नजरअंदाज करता और अपना काम करता और घर चला आता है। और उसके बाद से उसने ये सिलसिला बना लिया। इत्तेफाक की बात है कि उसकी उस वक्त भी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन इसके बाद उसकी सेहत सुधरने लगी। धीरे धीरे वक्त बीता, लोग हंसने लगे, लेकिन फिर उनको भी आदत पड़ गई और उनकी भी हंसी रुक गई। पर उसने किसी से शेयर नहीं किया था तब तक बात। उसके बाद 89 गुजर गया, 90 आया, 1990। वो पहला साल था जो पिछले कई सालों के बाद ऐसा गुजरा जिसमें उसके परिवार में किसी भी शख्स की मौत नहीं हुई। इस चीज ने उसके इस सोच को, इस विश्वास को और भी पक्का कर दिया, पुख्ता कर दिया कि जो उसकी दूसरी पत्नी है, जो कुछ उसने कहा था वो सही है। उसकी शर्त मान ली है, उसने शायद माफ कर दिया है, बट ये है कि अब औरतों की तरह ही रहना है तो अब ऐसे ही रहूंगा ताकि अपनी जान और अपने बाकी बचे हुए परिवार की जान को बचा सके। और फिर उसने रूटीन बना लिया।
धीरे धीरे वक्त गुजरा, आज हम 2021 में हैं, करीब 68 साल की उम्र हो चुकी है चिंताहरण चौहान की। आज भी चिंताहरण चौहान वैसे ही साड़ी में, वैसे ही श्रृंगार के साथ रहता है, वैसे ही अपने सारे काम करता है। उसके 3 बच्चे हैं, बच्चे बड़े हो गए, बच्चे ठीक हैं, और पूरा जो घर है वो खुशहाल है। वो 14 लोगों के बाद इसके बाकी बचे हुए परिवार में से किसी की जान नहीं गई। इसके बाद जब थोड़ा बीच में वक्त बीता और उसे लगा कि अगले 2, 4, 5 साल में कोई मौत नहीं हुई, तब उसने लोगों से पहली बार और अपने परिवार से ये खुलासा किया। उसने बताया कि तुम अचानक एक सुबह उठकर औरतों के लिबास में क्यों आए। तब उसने कहानी सुनाई कि मेरे सपने में मेरी दूसरी पत्नी आती थी और उसने ये शर्त रखा था कि अगर तुम ये रहोगे, तुम औरतों के लिबास में औरत बनकर रहोगे, तो मैं तुम्हारे पास रह सकती हूँ, और जब तक तुम ऐसा करोगे तुम्हारे परिवार में और कोई मौत नहीं होगी। तो बोला, अपनी और परिवार की जान बचाने के लिए मुझे ये श्रृंगार, ये अवतार लेना पड़ा, और मैं तब से औरतों की तरह ही रहता हूँ। जब उसकी ये कहानी लोगों ने सुनी तो फिर उसके बाद चिंताहरण चौहान पर हंसी नहीं आई, बल्कि उसके इस सोच पर, और ये कि अपनी और परिवार की जान बचाने के लिए जो उसने कुर्बानी दी, उसके लिए लोगों के दिलों में उसके प्रति एक हमदर्दी सी आ गई। आज 68 साल का हो चुका है चिंताहरण। यूपी के इसी जलालपुर डिस्ट्रिक्ट के हौस खास गांव में वो अपने परिवार, बेटे के साथ रहता है, पत्नी के साथ रहता है, और सभी ठीक ठाक हैं। और 14 अपने खास माँ बाप, भाई भाभी, छोटे भाई की पत्नी, उनके बच्चे, अपने 1-2 बल्कि 3 बच्चे, इन सब की मौत के बाद जो बाकी बचे हुए लोग हैं वो आज भी जिंदा हैं, सलामत हैं, स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। और चिंताहरण का आज भी यही मानना है कि ये सब कुछ उसकी दूसरी पत्नी की उस शर्त की वजह से हुई, जो उसने सपने में आकर कहा था, और जिस दिन उसने माफी दी, और जिस दिन से उसने कहा कि तुम औरत बनकर रहोगे। और उसने ये भी कहा है कि वो जब तक जिंदा है, जब तक उसकी आखिरी सांसें हैं, वो अपनी दूसरी पत्नी की शर्त को मानता रहेगा। तो ये थी कहानी। अजीब लगता है, मतलब यकीन नहीं होता सोचकर कि आज के दौर में भी ऐसी चीज हो सकती है, ऐसा कोई शख्स हो सकता है। कोई सपने में आए, सपने में धमकाए, सपने में कहे कि हम तुमसे बदला लेंगे, और सपने में ही वो माफी मांगे, और सपने में ही वो उसे माफ करे, और सपने में ही वो उसके सामने शर्त रखे कि तुम्हें अब कैसे जीना है, और वो शर्त को माने, कबूले, न सिर्फ कबूले बल्कि 32 सालों से लगातार उसका पालन करे। बहुत सारी जगहों पे चिंताहरण की खबरें भी छपी, कुछ विदेशी मीडिया तक ने कवर किया, और आज भी ये जो हौस खास जलालपुर में है गांव, इसका नाम भी चिंताहरण की वजह से शायद ज्यादा फेमस हो गया। तो ये थी कहानी चिंताहरण की। शायद ये दुनिया की पहली ऐसी एक कहानी है क्राइम्स सीरियल किलर की, जिसमें पूरी फैमिली सीरियल किलर है। इनको पकड़ने के लिए बाकायदा इनाम का ऐलान किया गया, पर क्या वो इनाम किसी को मिला? क्या ये सीरियल किलर फैमिली पकड़ी गई? ये क्यों कत्ल करते थे? कितने लोगों को मारा, कैसे मारा, क्या तरीका था, और क्यों एक फैमिली ऐसे संगीन जुर्म में एक साथ शामिल हुई? क्योंकि आमतौर पर ये होता है कि बहुत सारे ऐसे फैमिली हैं जिसमें कोई एक क्रिमिनल निकलता है, एक बदमाश निकलता है, बाकी शरीफ होते हैं, लेकिन यहाँ पूरी की पूरी फैमिली अगर सीरियल किलर हो तो ये बात थोड़ी सी चौंकाती है। तो पूरी कहानी में आपको ये आज सारी चीजें मैं बताऊंगा। कहानी 1870 की, 1870, मतलब करीब 30 साल उधर, करीब 150 साल होने को है। 150 साल पुरानी कहानी है। कहानी अमेरिका की है। अमेरिका में एक जगह है कैंसस, उस वक्त वो इंडियन टेरिटरी कहती थी, आजकल जो उसको कहते हैं जो वहां के लोग, ओक्लाहोमा। तो कैंसस ओक्लाहोमा की कहानी, और ये कहानी इसलिए सुर्खियों में आई कि अभी कुछ साल पहले इसी कैंसस की उसी जगह की जमीन की नीलामी हो रही थी। शायद अब वहां होटल बन गया है, और जब इस जमीन की नीलामी की बात आई तो फिर वो 150 साल पुरानी कहानियां लोगों को अचानक फिर से याद आ गई। कहानी एक सीरियल किलर फैमिली की। 1870-1850 के दरमियान में दुनिया में बहुत कुछ उथल पुथल था, बहुत सारे लोग एक जगह से दूसरे जगह जा रहे थे अलग अलग वजहों से। तो यूरोप के बहुत सारे लोग अमेरिका पहुंच रहे थे, और ये ज्यादातर बिजनेसमैन थे, व्यापारी थे, ट्रैवल कर रहे थे। तो बहुत सारे लोग अमेरिका पहुंचे। उन्हीं में से कहते हैं कि जर्मनी की एक फैमिली 1870 में कैंसस पहुंची।
अब वहाँ जो लोग पहले से रह रहे थे तो उन लोगों ने हालांकि ना उनका स्वागत किया, ना ये भी है कि उनसे मुंह फेरा। उन्हें लगा एक नया पड़ोसी है, ठीक है रहने दो। तो ये लोग बिजनेसमैन फैमिली थी, वहां पहुंची और कहते हैं कि उस वक्त उस जमाने में उन्होंने करीब 160 एकड़ 160 एकड़ की एक बहुत खूबसूरत सी जगह थी जिसमें उन्होंने खेती के लिए जमीन यूज किया, फल को लगाया, उसमें सेब के फल लगाए, पेड़ लगाए, और एक 2 रूम का छोटा सा वो बनाया घर। इस फैमिली में कुल 4 लोग थे। इनमें सबसे जो बड़े फैमिली के मुखिया थे वो थे जॉन ब्लेंडर्स जॉन बेंडर्स। जॉन बेंडर्स की उम्र उस वक्त करीब 60 साल थी। जॉन बेंडर के अलावा उनकी पत्नी केट बेंडर्स, उनकी उम्र 55 साल थी, और उनके 2 बच्चे थे, एक जॉनी जिसकी उम्र 27 साल और एक बेटी केट बेंडर्स जिसकी उम्र 24 साल। तो ये 4 लोग आकर कैंसस में बस जाते हैं। जिस जगह पे इन्होंने ये अपना एक घर बनाया हट टाइप का, उसके रास्ते से होकर उस जमाने में ज्यादातर लोग जो ट्रैवल करते थे घोड़ों का इस्तेमाल करते थे और बाकी इस तरीके की चीजें, मोटर गाड़ियां और ये सब शायद नहीं थी। तो ये लोग वहां बस जाते हैं और रहना शुरू कर देते हैं। 1870 में आते हैं, 70 के बाद 71, 72, 3 साल ये वहां पे रहते हैं। इन 3 साल में एक अजीब चीज होती है। इस कैंसस के इलाके में जहां पे 160 एकड़ के इलाके में ये लोग, ये 4 फैमिली रह रही थी, उस तरफ बहुत सारे लोग गायब होने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, इस फैमिली में जो जॉन बेंडर्स थे उनको अंग्रेजी बोलना ही नहीं आता था, जर्मनी से आए थे। उनकी वाइफ टूटी फूटी अंग्रेजी बोलती थी, लेकिन बेटी जो थी केट वो फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती थी। और इन चारों के बारे में ये था कि जो बेटी थी और वाइफ थी ये दोनों बहुत ही रिलीजियस थे, और इनके बारे में ये भी था कि ये आत्माओं से, मुर्दों से बात करते हैं, स्पिरिचुअल हैं। और इनका ये था कि मुर्दों से बात करने के अलावा ये आत्माओं से बात करके बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारी पहेलियों को भी सुलझा देते हैं। तो ये बात सारी पड़ोसियों तक भी फैली थी, और शाम होते ही ये लोग अपने काम पे लग जाते थे इसी तरीके की स्पिरिचुअल चीज़ों में। तो इस बीच में कई लोग गायब होने शुरू हो गए। लोगों ने कई बार ढूंढा, उस इलाके में आए, पूछा, बेंडर्स फैमिली से भी पूछा। उन्होंने कहा इस तरफ से कारवां लोगों का गुजरता है, वो आए चले गए, हमें नहीं मालूम। बाकी ने भी किसी ने नहीं बताया। जहां पे बेंडर्स फैमिली का घर था ये, इसके बाद से फिर बाकी घर कम थे, फिर वो बिल्कुल सन्नाटा था, नदी थी, सड़क थे, तो आगे गुजर जाते। तो कुल मिलाकर आखिरी जो विटनेस होता वो बेंडर्स फैमिली एक तरह से होता, किसी भी कारवां के गुजरने के, मुसाफिर के गुजरने के। अच्छा, इन्होंने क्या किया था कि जो 2 इन्होंने घर बनाए वो बड़ा अजीब सा था। उसको अगर एक बार आदमी जाए तो देखने में लगेगा कि एक रूम है, लेकिन उन्होंने एक फॉल्स बल्कि दीवार टाइप की बना रखी थी, और उसके पीछे एक दूसरा कमरा था। फिर उन्होंने क्या किया कि, और रोजी रोटी रोजगार का कोई साधन था नहीं, सब्जियां वब्जियां लगाते थे, फल उगाते थे, तो कई ऐसे मुसाफिर गुजरते तो इन्होंने उसी जगह पे एक दो टेबल डालकर तो उनके लिए खाना, नाश्ता, ड्रिंक वो कर लिए। मतलब एक छोटा मोटा रेस्टोरेंट टाइप कि लोग आए यहाँ पे, अगर उनको भूख लगी कुछ खाएं तो उससे उनकी जिंदगी चलेगी। तो आते थे मुसाफिर, खाते थे, चले जाते थे। लेकिन इस दौरान में अचानक लोग गायब होने लगे। अब दूर दूर से लोग पूछने आने लगे, लेकिन कोई पता नहीं चलता। इसी दौरान में बात अप्रैल 1873 की है। अप्रैल 1873, एक कर्नल अलेक्जेंडर एम यॉर्क नाम के शख्स, ये यूएस मिलिट्री में कर्नल थे, और उनके एक और भाई थे। ये फैमिली बहुत ही पहुंच वाली थी, जो कैंसस में सेनेटर थे। और इन दोनों का एक और भाई था, डॉक्टर विलियम यॉर्क। डॉक्टर विलियम यॉर्क कुछ दिन पहले अपने घर से निकले थे, और फिर वो घर नहीं लौटे, जबकि उनको 1 हफ्ते के अंदर लौट आना था। अब जब वो नहीं लौटे तो उनके दोनों भाई परेशान हो गए। दोनों भाई ताकतवर, एक सेनेटर, एक मिलिट्री में कर्नल। तो उन्होंने कहा कि हमें इनको ढूंढना चाहिए। उन्होंने ढूंढने का फैसला किया, इधर उधर भटकते रहे। कहते हैं करीब दर्जन भर लोगों को लेकर उन्होंने उस जमाने में अपने भाई को ढूंढना शुरू किया। जहां तहां गए, नहीं मिला। रास्ते भी कई खतरनाक थे। फिर बाद में करीब 100 लोगों की टीम बनाई,
उससे पहले उन्होंने पुलिस और बाकी जगह भी इन्फॉर्म किया, लेकिन भाई उनका कर्नल आर्मी से छुट्टी लेकर आया, सेनेटर भी उसकी मदद में लगे और दोनों ने ढूंढना शुरू किया। 100 लोगों की टीम के साथ आसपास के तमाम इलाकों में भेजा। ढूंढते ढूंढते एक रोज अप्रैल 1873 में कर्नल अलेक्जेंडर एम यॉर्क, जो कि कर्नल थे, वो कैंसस के इस इलाके में पहुंच जाते हैं जहां बेंडर्स फैमिली रहती थी, और वो तमाम लोगों से पूछताछ करते हैं और पूछताछ करते करते कर्नल आखिरकार बेंडर्स फैमिली के घर के बाहर पहुंच जाता है। उसके बाद वो तस्वीर दिखाता है और पूछता है कि इस तरह के हुलिया के लोग और आपने ऐसे देखे? बेंडर्स फैमिली के चारों लोग मौजूद थे। उनमें से उसकी पत्नी कहती है कि हाँ, हमने इनको देखा था कुछ वक्त पहले, यहाँ शाम को आए थे, लेकिन फिर वो चले गए आगे। आस पड़ोसियों से भी पूछा, कोई पता नहीं। फिर किसी पड़ोसी ने बताया कि इस फैमिली में से जो इनकी बेंडर्स की वाइफ है, ये थोड़ी स्पिरिचुअल है और ये कहते हैं मुर्दे और ये सारे लोगों से भी बात करती है और ये जो गायब चीजें हैं उनके बारे में भी पता कर सकती है। तो कर्नल को भरोसा नहीं हुआ, फिर भी वो मिसेस बेंडर के पास गई और उसने मिसेस बेंडर से पूछा, तो उन्होंने कहा मैं हेल्प कर सकती हूँ आपके भाई के लिए। तो डॉक्टर विलियम यॉर्क कहाँ गायब हुए, उसने उनके सामने ही कुछ एक स्पिरिचुअल सारी जो होती है वो करनी शुरू की। लेकिन करीब आधे घंटे के बाद फिर उसने कहा कि मैं नाकाम हूं, मैं नहीं बता सकती कि वो कहाँ है। तो ये सब सुनकर वो लोग चले गए। इसके बाद फिर तलाश शुरू की। 2 दिन के बाद दोबारा कर्नल अपनी टीम के साथ उसी इलाके में फिर पहुंचते हैं, क्योंकि जितने बाकी लोगों से पूछा तो उससे ये पता चला कि इस इलाके के आगे उनके भाई को किसी ने नहीं देखा था। कई ऐसे विटनेस मिले जिन्होंने कहा फलाने दिन हमने उनको यहाँ देखा, उसके बाद कुछ ने कहा हमने यहाँ देखा। तो पूरी पूछताछ आकर उस कैंसस में बेंडर्स फैमिली के घर के बाहर ही आकर मामला रुक जाता। उसके बाद किसी ने, उसके हालांकि कई किलोमीटर आगे भी बहुत सारी बस्ती थी, लोग थे, बट उन्होंने कहा कि हमने इस इलाके में से गुजरते हुए देखा नहीं। तो कुल मिलाकर मामला आकर रुक गया बेंडर्स फैमिली तक। आर्मी में चूंकि कर्नल, क्राइम और ये सारी चीजें की जानकारी, तो एक बार वो फिर टीम लेकर दूसरे दिन वहां पहुंचते हैं और जाकर बेंडर्स फैमिली से पूछताछ करते हैं। इस दौरान में पड़ोसियों ने बेंडर्स फैमिली के बारे में बताया कि ये लोग आए थे, अभी हाल ही में आए, और अजीब व्यवहार है इनका। शाम होते ही उनकी पत्नी और बेटी अजीब अजीब हरकतें करती है और ये लोग कम बोलते हैं। फादर तो चूंकि ज़्यादा बोलता नहीं क्योंकि उसकी अंग्रेजी ही नहीं आती, टूटी फूटी। बेटा भी कम बोलता है, माँ और बेटी दोनों बोल लेती हैं। तो फिर पूछा, तो इस बार जब पूछताछ हुई तो कर्नल ने नोटिस किया कि फादर से तो बहुत कम टूटी फूटी जुबान में उसने बताया। वाइफ के बयान अलग हैं और बेटी के बयान अलग हैं। वो कह रही कि शाम को यहाँ आए, दूसरे ने कहा कि नहीं वो सुबह गए, यहीं पे रुके थे। तो कुछ ऐसी चीजें थी जिसको कर्नल को डाउट हुआ। तो कर्नल के लोगों ने कहा कि इन चारों को उठा के ले चलते हैं, इनको इंट्रोगेट करते हैं तो सारी चीजें पता चल जाएंगी। लेकिन कर्नल को यह था कि मैं आर्मी में हूं और इस तरीके से बिना सबूत के अपने कानून को हाथ में नहीं ले सकता हूं। कुछ और सबूत इकट्ठा करते हैं इस फैमिली के खिलाफ कि इनको कुछ जानकारी ये छुपा रहे हैं, तो फिर इनको हम लोग इंट्रोगेट करेंगे। तो और सबूत जुटाने की कोशिश में कर्नल अपनी टीम को लेकर वहां से चले गए कि पहले और सबूत जुटाते हैं फिर इनके पास आएंगे। वो सबूत जुटाते रहे। 1 हफ्ते के बाद कर्नल उस इलाके में अपनी टीम को लेकर फिर से पहुंचते हैं। लेकिन जैसे ही वो उस बस्ती में, उस इलाके में दाखिल होते हैं, क्योंकि कई बार पड़ोसियों से भी पूछताछ कर चुके थे अपने भाई के बारे में, तो एक पड़ोसी बताता है कि अच्छा हुआ आप आ गए, मैं आपको ही कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। उसने पूछा क्या हुआ? उसने कहा आजकल बेंडर फैमिली के घर से कोई हलचल दिखाई नहीं देती और पिछले 2-3 दिन हो गए, न कोई घर के बाहर आता है न कोई घर के अंदर जा रहा है, सन्नाटा है। कुछ जानवर उनके पालतू थे वो वहीं हैं, लेकिन उनमें से कोई भी मेंबर दिखाई नहीं दे रहा है। ये सुनकर कर्नल को थोड़ा मतलब लगा कि ये क्या मामला, अचानक कहीं गायब तो नहीं हो गया, भाग तो नहीं गया। इसके बाद कर्नल और उनकी पूरी टीम उस घर में दाखिल होने का फैसला करती है, कुछ पड़ोसियों को लेती हैं और उसके बाद अब बेंडर्स फैमिली के घर में पहली बार कर्नल की टीम एंट्री करती है। अंदर दाखिल होती है, दरवाजा खोलती है तो कमरे में घुसते ही अजीब सी बदबू आती है। बड़े ध्यान से वो देखते हैं तो फर्श पे और दीवार पे कई जगह पे मिट्टी, और मिट्टी भी कुछ कुछ गीला। फिर उन्होंने ध्यान से देखा तो असल में वो खून के धब्बे थे। अब उस कमरे में टेबल और बाकी चीजें और कुछ दिखाई नहीं दिया। इसी दौरान में उन खून के धब्बे की तलाश करते करते एक जगह पे उनको अचानक लगा कि यहाँ पे ये फॉल्स दीवार है, ये दीवार जानबूझ के बनाई गई है। फिर उसको टटोला गया
तो असल में एक दरवाज़ा था जो दूर से लगता था कि दीवार है और उसके पीछे कुछ है ही नहीं। और उस दरवाजे को जब खोला गया तो पता चला इसके पीछे एक और कमरा है। वो उस कमरे में दाखिल हुए, उस कमरे में भी अजीब सी स्मेल, बदबू, और वहाँ खून के छींटे, लेकिन और कुछ मिला नहीं। अब खून के छींटे कैसे, क्यों इस घर में, और बेंडर्स फैमिली कहाँ गायब हो गया, ये सारी चीज़ें अभी समझ में नहीं आ रही थी। फिर कर्नल की टीम ने लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस की टीम पहुंची। अब उस दूसरे कमरे के पीछे पूरा गार्डन था जिसमें सब्जियां और फल ये सारे उगाए गए थे। 160 एकड़ का पूरा इलाका था बेंडर्स फैमिली के पास। पीछे जाते हैं तो सेब के सारे पेड़ थे। दरवाजे के ठीक बाहर निकलते ही पहली जगह पे जो सेब का पेड़ उन्होंने देखा, उन्हें लगा कि यहाँ पे मिट्टी कुछ उखड़ी हुई है और ये ऐसे कहीं पे गड्ढा खोदा गया, ताज़ा दिख रहा है। उन्होंने उस जगह की खुदाई की। जब खुदाई की तो उसके अंदर से एक लाश मिली। सर पे गहरा चोट, लेकिन सर धड़ से अलग, गड्ढे के अंदर दफना दिया गया था। कपड़ों से और बाकी चीज़ों से पता चला कि डॉक्टर विलियम यॉर्क की लाश है। अब कर्नल और उनके भाई सदमे में, उनके भाई की लाश पड़ी थी और बहुत ही बेरहम तरीके से मारा गया था। इसके बाद अब उन्हें डाउट हुआ, फिर उन्होंने देखा तमाम सेब के पेड़ जो थे वो उसी तरीके से, कुछ ताज़े कुछ अजीब। तो उन्होंने सबकी खुदाई करने का फैसला किया। अब तमाम लोग भी, भीड़ भी आ गई। उसके बाद जैसे जैसे सेब के पेड़ की खुदाई करनी शुरू की गई, टोटल 10 लाशें और मिली। 11 लाश पेड़ के नीचे, सेब के पेड़ के नीचे दफन थी। उनमें से एक लाश ही सिर्फ ऐसी थी जिसका गला जो है सर धड़ से अलग नहीं था। बाकी 10 लाशें, उनका सर और धड़ अलग था और उसको दफना दिया गया था। वो इकलौती लाश जिसका सर अलग नहीं किया गया था, वो एक बच्ची की लाश थी, करीब 7 साल की। और उसको देखकर फिर बाद में पता चला कि उस बच्ची की लाश के साथ एक और लाश भी दफन थी उसी में। शायद उसे जिंदा दफनाया गया था। अब ये सारी लाशें निकली, हंगामा मच गया। अब इस दौरान में बेंडर्स फैमिली की खोज शुरू हुई। बेंडर्स फैमिली का कोई सुराग नहीं। अब कैंसस पुलिस और बाकी लोगों ने सब वहां पे जो पता चला, फिर अलग अलग बड़े शहरों से, न्यूयॉर्क तक से मीडिया की टीम पहुंची उस वक्त, और उन्होंने इन खबरों को उठाया। और जिस तरीके से, तो ये सारी चीजें अब मीडिया में आने लगी, लेकिन बेंडर्स फैमिली का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। शुरू में 20,000 डॉलर का इनाम रखा गया उन चारों के ऊपर। फिर इस इनाम को बढ़ाकर 40,000 किया गया, फिर इसको बढ़ाकर 60,000 किया गया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इस दौरान में तमाम टीमें लगी, तमाम डिटेक्टिव लगे, खुद कर्नल और उनके भाई भी अपनी तरफ से कोशिश में लगे रहे कि इनको ढूंढा जाए। कई जगहों पे सबूत भी मिला कि हाँ ये 4 फैमिली यहाँ से गुजरी, लेकिन उसके बाद आगे जाकर कोई नामो निशान नहीं मिला। उसके बाद ये पता करने की कोशिश की गई कि आखिर ये लोग थे कौन। तो फिर कहानी सामने ये आई कि जॉन बेंडर्स जर्मनी का रहने वाला था। इसकी शादी जर्मनी में हुई थी। शादी के बाद बाकी जैसे बिजनेसमैन थे वो अलग अलग देशों का रुख कर रहे थे अच्छी जिंदगी जीने के लिए। तो ये भी वहां से निकला और फिर ये अमेरिका पहुंच गया और कैंसस में आकर रुका। यहाँ इसने 160 एकड़ की जमीन खरीदी, एक छोटा सा वो बनाया, लेकिन आमदनी का कोई और जरिया नहीं था। इसकी जो वाइफ थी केट बेंडर्स, इसके बारे में है कि शादी से पहले उसकी कई शादियां हुई थी और उसके तमाम पति की मौत हो गई। और कमाल की बात यह थी कि उसके जितने पति की मौत हुई उन सबके सर पे चोट के निशान थे। तो बाद में यह भी हुआ कि हर पति को उसने खुद मारा था अपने हाथों से। वो थोड़ी सी जो आत्मा, प्रेतात्मा और इन सारी चीजों इस पर बिलीव करती थी। और शाम 6 बजे डेली वो एक तरह से अपने उसमें चली जाती थी, जो उसका काम होता था प्रेयर करना और बाकी चीजें। और फिर उसका दावा था कि वो मुर्दों से बात करती है। तो उसके बारे में था कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। और वही सारी चीजें फिर उसकी बेटी में आई। तो पूरी कहानी आई कि कैंसस में जब ये पहुंची फैमिली, तो अब इन्हें लगा कि हम कैसे और जिए, कमाई का कोई जरिया नहीं। तो इस दौरान में पहली बार एक मुसाफिर वहां से गुजर रहा था। तो मुसाफिर थका हुआ था, शाम का वक्त था, उसने देखा कि ये लोग यहाँ पर हैं। दूर दूर में घर हुआ करता था।
तो मिसेस बेंडर्स ने देखा, उसने पूछा, उसने कहा आइए आप। तो उन्होंने कुछ उसको सर्व किया, स्नैक्स ड्रिंक्स दिया, उसने पैसे दिए। वो कुर्सी पे बैठा हुआ था और उसके पास अच्छे खासे सामान भी थे। मिसेस बेंडर्स और उनकी बेटी उस मुसाफिर का ध्यान अपनी तरफ खींचे हुए वो उनको सारी बातें बता रही और पूरी लगन और मगन से वो उनको सुन रहा है। तभी पीछे से जॉन बेंडर्स आते हैं, घर के मुखिया, और एक हथौड़ा था उनके पास। वो हथौड़े से 3 वार करते हैं उसके सर पर, उस मुसाफिर के। मुसाफिर मर जाता है। इसके बाद बेटा आता है, बेटा गला काटता है। फिर बीवी, बेटी और पति और ये सारे मिलकर उसकी लाश को घर के पीछे ले जाकर जमीन में गड्ढा खोद के दफना देते हैं और उसके जितने सामान वामान थे वो सब लूट लेते हैं। इस पहले कत्ल के बाद उन्हें लगा कि इससे काफी पैसे कमाए जा सकते हैं और आसपास में सन्नाटा था, ये इनके लिए आइडियल माहौल था। तो ये पहला कत्ल था। इसके बाद इसी तरीके से जितने मुसाफिर आए उसमें सभी का काम बटा हुआ था। माँ मुसाफिर को रिझाती, अंदर बुलाती और उससे वो सारे कि कैसे मुर्दों से भी बात की जा सकती है और बहुत ही अच्छे से उसको सब कुछ बताती। बेटी इंग्लिश फराटेदार बोलती थी और वो अपने उसमें एक तरह से एकदम काबू में कर लेती। उस जो फॉल्स दीवार थी, उसे लगता है कि इस कमरे में कोई और नहीं है, और वो अचानक दरवाजा खुलता और पीछे से बाप आता और वो हैमर से, हथौड़े से मारता। उसके बाद बेटा गला काटता, फिर चारों मिलकर लाश को दफना देते और इस तरीके से सेब के पेड़ की तादाद बढ़ती गई और उनके पास काफी पैसे आते गए, क्योंकि वहां से जो गुजरने वाले थे ज्यादातर व्यापारी टाइप के लोग थे, तो अच्छा खासा पैसा होता है। तो ये सिलसिला इनका चलता रहा। कहते हैं कि 21 कत्ल इन्होंने किया था। हालांकि उस बाग के पीछे से जो मिली वो 11 लाशें मिली थी, लेकिन ये 21 इसलिए कि उससे थोड़े आगे जाकर इस घर के और इनके पीछे ही एकड़ के पीछे एक नदी है। तो एक बार एक मुसाफिर ने, जब ये विलियम यॉर्क को ढूंढा जा रहा था और जब बेंडर्स फैमिली भाग गई, तो फिर उस नदी में भी कुछ लाशें मिली थी। तो ये और उस तरीके से ही सर कटे हुए और बाकी चीजें, तो उससे जोड़ा गया कि ये भी बेंडर्स फैमिली का काम है। तो इस तरीके से ये खुलासा हुआ। अब आखिर बेंडर्स फैमिली गई कहां? तो जब विलियम यॉर्क को ढूंढने कर्नल उनके भाई पहुंचे, तब उनको लगा कि शायद अब हम पकड़ में आ जाएंगे, और उन्हें यह डर था कि अगर एक बार यहां तलाशी ली गई तो घर के अंदर की कुछ चीजें सामने आ जाएंगी, और अगर गार्डन की तलाशी ली गई तो पेड़ के नीचे जो दबी हुई लाशें हैं वो बाहर आ जाएंगी, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। इस 21 कत्ल की बातें उस वक्त जब फैली और फिर मीडिया में भी आई, तो लोग इतने गुस्से में थे कि बेंडर्स फैमिली के पड़ोस में कई लोग रहते थे। एक ऐसा पड़ोसी था जिस बेचारे ने सिर्फ ये कह दिया कि मैं इनको अच्छे से जानता था और मेरी इनसे बातचीत भी होती थी। तो लोगों को लगा कि ये उसका साथी है। उसे भीड़ ने फांसी पर लटका दिया। बड़ी मुश्किल से बाकी पड़ोसियों को बचाया गया। अब बेंडर्स फैमिली का रहस्य बरकरार रहा कि वो है कहां, तो उसको लेके पुख्ता जानकारी आज तक किसी के पास नहीं है। हालांकि अब तो 150 साल है, वो अगर अपनी नेचुरल मौत भी मरे होंगे तब इस दुनिया में नहीं होंगे। लेकिन कहानी 2-3 है। एक कि वो लोग वहां से वापस शायद जर्मनी पहुंच गए और जर्मनी में ही रहने लगे। दूसरा, जर्मनी के अलावा एक मैक्सिको, कि वो उनके बारे में कुछ सबूत मिला कि मैक्सिको में भी जाकर छुप गए। तीसरा ये था कि शायद भीड़ ने ही अपने हाथों से उनके किए कि उन्हें सजा दे दी और उनकी लाश तक नहीं मिली, और इसको लेके बहुत सारे लोग बातें करते हैं कि ऐसा हो सकता है। लेकिन बेंडर्स फैमिली अमेरिका की हिस्ट्री की पहली ऐसी फैमिली थी जो सीरियल किलर थी। मतलब एक फैमिली 4 लोग और चारों मिलकर कत्ल किया करते थे, और 21 कत्ल का इल्जाम इनके सर के ऊपर, 11 लाशें घर के नीचे बरामद हुई। लेकिन ये चारों सीरियल किलर कभी रिकॉर्ड पर कानून के शिकंजे में नहीं आए, तो वो हमेशा लापता रहे। बल्कि उनकी मौत 150 साल के बाद भी ये पुख्ता तौर पर कोई दावा नहीं कर सकता कि वो कहाँ गए, क्या हुआ उनके साथ, जिंदा उस वक्त रहे थे या मार दिए गए, किसी और देश में बस गए, किसी और हुलिया और नाम के साथ बस गए। ये सारी चीज़ें कहीं नहीं मालूम। लेकिन ये अमेरिका की आज भी एक मिस्ट्री है, क्योंकि अमेरिका की हिस्ट्री की ये पहली सीरियल किलिंग फैमिली है, और इसको ब्लडी बेंडर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थी कहानी। तिहाड़ जेल, जैसा आपको पता है, साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी जेल है। देश की अगर हम बात करें तो कहते हैं कि ये सबसे मोस्ट सिक्योर जेल है, सबसे सुरक्षित, सबसे महफूज जेल है।
तिहाड़ में 10,000 कैदियों को, और ये सबसे बड़ी जेल भी है, रखने की जगह है, लेकिन इस वक्त करीब 17,000 के आसपास इसमें कैदी हैं, जिसमें सजा याफ्ता भी हैं, जिसमें विचाराधीन भी हैं, अंडर ट्रायल जो होते हैं। फरवरी की बात थी, आपको याद होगा एंटीलिया केस। एंटीलिया केस में जिस तरीके से मुकेश अंबानी के घर के बाहर एक गाड़ी में कुछ जेलेटिन मिले, उसके बाद सचिन वाजे का नाम सामने आया, सब कुछ हुआ। फिर एक लेटर मिला और ये पता चला था कि किसी एक टेररिस्ट ग्रुप ने अंबानी उनकी पत्नी को धमकी दिया, बाकायदा एक लेटर भी मिला था। और उसके बाद जब तफ्तीश हुई, फिर ये बीच में खबर आई कि तिहाड़ जेल में एक कैदी बंद है जिसका नाम है तहसीन अख्तर। उसने बाकायदा एक मोबाइल का यूज़ किया और ये सारी प्लानिंग की। फिर ये बात आई कि एक टेलीग्राम ऐप के ज़रिए उसने ये मैसेज बाहर भेजा। हालांकि ये सारी चीज़ें फिर बाद में पता चली कि ये तो सचिन वाजे के दिमाग की उपज थी, लेकिन उस वक्त ये बात आई कि टेलीफोन, मोबाइल ये यूज़ होता है और ये कोई हैरान करने वाली बात नहीं है तिहाड़ जेल में। लेकिन इस मोबाइल से क्या कुछ हो सकता है, ये आज की पूरी कहानी है। कैसे एक मोबाइल पूरे फसाद का जड़ है। देश भर के अलग अलग जेलों में जिस तरीके से गैंगस्टर, बड़े बड़े क्रिमिनल जेल के अंदर रहते हुए अपना पूरा धंधा चलाते हैं, कैसे सिर्फ मोबाइल की वजह से जेल के अंदर से ही वसूली करते हैं, रंगदारी करते हैं, सुपारी देते हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन को, ठेकेदारों को, इंडस्ट्रिस्ट को। तो ये सब कुछ मोबाइल की वजह से। अब सवाल ये है कि मोबाइल पहुंच कैसे जाता है इतनी आसानी से। इस मोबाइल की वजह से तिहाड़ में कत्ल हुआ, ये कहानी आपको आगे सुनाऊं, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी जानकारी आप ले लीजिए। हुआ क्या कि हमारे इंडिया टुडे ग्रुप की तरफ से अशोक उपाध्याय जी एक हमारे हैं सीनियर, उन्होंने एक आरटीआई दाखिल की और उस आरटीआई को दाखिल करके तिहाड़ जेल से कुछ 4 सवालों के जवाब मांगे। अशोक उपाध्याय जी ने जो आरटीआई दाखिल की, उसमें जो सवाल थे उसमें पहला ये था कि कुल तिहाड़ जेल में कितने फ़ोन जैमर्स लगे हुए हैं। पहला सवाल कि तिहाड़ में कितने फ़ोन जैमर हैं। दूसरा सवाल था कि उन फ़ोन जैमर्स का नाम क्या और ये कब इंस्टॉल किए गए, कब लगाए गए। तीसरा सवाल था कि इन फ़ोन जैमर्स को लगाने पे कुल कितना खर्चा आया। और चौथा सवाल था कि इनमें से कितने जैमर 4G नेटवर्क को ब्लॉक करने में कारगर हैं या कर सकते हैं। मतलब आपने जैमर तो लगा दिया, लेकिन क्या वो 4G नेटवर्क को भी ब्लॉक कर सकते हैं। तो ये 4 सवाल आरटीआई के ज़रिए तिहाड़ जेल से पूछा। तिहाड़ जेल ने इनमें से पहला, तीसरा और चौथा 3 सवालों के जवाब ये कहकर देने से इनकार कर दिया कि ये तिहाड़ की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, और सिर्फ उन्होंने एक सवाल का जवाब दिया। मतलब पहले सवाल का उन्होंने जवाब नहीं दिया कि कितने फ़ोन जैमर हैं। उन्होंने दूसरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि ये जैमर कब लगे, किस कंपनी के हैं। चौथे सवाल का जवाब नहीं दिया कि कितने जैमर 4G नेटवर्क को ब्लॉक करने में कारगर है। सिर्फ एक सवाल का जवाब दिया कि हाउ मच मनी स्पेंड ऑन दीज फ़ोन जैमर्स, कितने खर्च आए। तिहाड़ ने इसका जो जवाब दिया वो ये है कि इस तिहाड़ के फ़ोन जैमर को लगाने के लिए 6,87,66,267 रुपये, मतलब 6.87 करोड़, लगभग आप मान के चलिए कि 7 करोड़ रुपए, 7 करोड़ के आसपास तिहाड़ में फ़ोन जैमर को लगाने के लिए खर्च किए गए। ये डेटा है। अब सवाल ये है, जैसा मैंने आपको शुरुआत में कहा, एंटीलिया केस से जुड़ा हुआ एक टेररिस्ट के पास से फ़ोन होने की बात वो बात कर रहा था, बाकी लोग बात करते हैं। जब जेल में जैमर है, कैदियों के पास चलिए फ़ोन भी पहुंच गया, कोई बात नहीं, लेकिन जब जैमर है तो कैदी फ़ोन पे बात कैसे कर लेते हैं, क्योंकि कायदे से तो पूरा वो इलाका जो है वो जैमर के अंडर में है, तो सिग्नल तो मिलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बात होती है। जैसे हम लोग कई बार गए तो तिहाड़ के आसपास जब पहुंचते हैं तो सिग्नल बहुत वीक हो जाता है, तो समझ में आता है कि वहाँ पर जैमर है, लाइव वाइव करने में भी प्रॉब्लम आती है। लेकिन तिहाड़ के अंदर कैदी मोबाइल का धड़ल्ले से यूज़ करते हैं और जैमर कोई काम नहीं कर रहा है, ये अनहोनी कैसे है। तो इसी में सारा खेल है, और इसी खेल से कैसे कत्ल होता है, और एक कत्ल के बाद कैसे इसी तिहाड़ जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ जेलर के ऊपर उंगली उठती है, ये पूरी आज की कहानी है। अंकित गुर्जर नाम का एक गैंगस्टर
अच्छा खासा इसकी दहशत, 8 से ज़्यादा इसके ऊपर मर्डर केसेस। यूपी ने 1.25 लाख का इनाम रखा, दिल्ली ने 25,000 रुपये का रखा। एक बार ये पंचायत चुनाव में खड़ा हुआ तो इसने पोस्टर छपवाए और लिखा था कि मैं इस चुनाव में बिना लड़े हुए जीतना चाहता हूँ, मतलब निर्विरोध। उसका मतलब सीधा सीधा ये था कि कोई उसके सामने खड़ा ना हो। तो उसने कहा मैं चुनाव निर्विरोध जीतना चाहता हूँ और सेवा करना चाहता हूँ, और अगर कोई मेरे सामने खड़ा हुआ तो वो अपना खुद सोच ले। इत्तेफाक से एक ने हिम्मत दिखाई, खड़ा हो गया, बाद में उसको गोली मार दी गई। इल्ज़ाम अंकित गुर्जर पर आया और ऐसे उसने बहुत सारे कत्ल किए। 2020 में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 1.25 लाख के इनामी अंकित गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार करने के बाद उसको तिहाड़ जेल ले जाया गया। अब वो तिहाड़ के जेल नंबर 3 में बंद था। 20 से 21 आ गए। 3 अगस्त, मतलब 3 दिन पहले, तिहाड़ जेल के अंदर आमतौर पर चेकिंग होती है, तलाशी होती है। जो जेल स्टाफ है वो सब कुछ लेते हैं। जो जेल के अंदर पूरा और जेल के बाहर जो सिक्योरिटी होती है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती है। तिहाड़ की सिक्योरिटी कायदे से देखा जाए तो 4 अलग अलग कैटेगरी में बटा हुआ है। तिहाड़ के अंदर जो सारे कैदी होते हैं उनके सेल, जो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक कैदी हैं उनके सेल, इन सब की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जो है वो है तमिलनाडु स्पेशल पुलिस फोर्स को। तो तमिलनाडु स्पेशल पुलिस फोर्स तिहाड़ के अंदर की पूरी कैदियों पर नज़र रखती है, निगरानी रखती है। इसके अलावा CRPF है, ITBP है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स, और दिल्ली आर्म्ड पुलिस है, और इसके अलावा जेल स्टाफ है। इन सब की ड्यूटी गेट के बाहर और इर्द गिर्द होती है, पर जेल के अंदर तमिलनाडु स्पेशल पुलिस फोर्स की ड्यूटी होती है। हालांकि इसकी वजह क्या है, कई बार ये बात उठती है कि तमिलनाडु पुलिस के जो लोग हैं वो एक तो लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इधर के नहीं जानते हैं, और कैदियों से घुल मिल ना पाएँ, तो रिश्वत और ये सारी चीज़ें, जेल के अंदर गलत चीज़ ना जाए उसके लिए रखा गया। लेकिन तिहाड़ से अक्सर ये खबरें आती रहती हैं। 3 अगस्त को खबर आती है कि अंकित गुर्जर के पास तलाशी के दौरान एक मोबाइल मिलता है। इल्ज़ाम ये है कि ये मोबाइल पकड़ा डिप्टी जो सुपरिंटेंडेंट थे जेल नंबर 3 के, उन्होंने, और पकड़ने के बाद कहते हैं कि अंकित गुर्जर के साथ कुछ बहस हुई और उन्होंने अंकित गुर्जर को एक थप्पड़ मारा। पलट के अंकित गुर्जर ने भी डिप्टी सुपरिंटेंडेंट को थप्पड़ मार दिया। कई कैदी देख रहे थे। इसके बाद बात आई गई होगी, वहाँ से डिप्टी सुपरिंटेंडेंट चले गए। थोड़ी देर के बाद 30-35 तिहाड़ के स्टाफ उसी बैरक में पहुँचते हैं और उसके बाद अंकित गुर्जर की पिटाई शुरू कर देते हैं, और कहते हैं इस बुरी तरह से मारते हैं कि वो बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद उसको जेल के अंदर ही फर्स्ट एड के लिए ले जाया जाता है, लेकिन वहाँ भी डॉक्टर कहते हैं कि इसकी हालत ठीक नहीं है, आप इसको दीनदयाल उपाध्याय यानी DD उस हॉस्पिटल ले जाइए। पर जेल के स्टाफ कहते हैं कि नहीं, इसको बाहर नहीं ले जा सकते, शायद इससे बात खुल जाए, सच्चाई सामने आ जाए, और वो वहीं रहता है। और अगले दिन सुबह अंकित गुर्जर के परिवार वालों को खबर दी जाती है कि उसकी मौत हो गई है, और रीज़न बताया जाता है कि कैदियों के साथ कुछ उसकी लड़ाई हो गई, मारपीट हो गई। 2 और कैदी भी इंजर्ड हैं, और उसी लड़ाई में आपस में कैदियों की उसकी जान चली गई। ये 4 अगस्त की सुबह जेल स्टाफ का बयान था। अब इत्तेफाक से 3 अगस्त को ये जब सब कुछ हुआ, जब मोबाइल मिला और ये कहते हैं कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने पीटा, वहाँ पे एक और कैदी था, और उस कैदी ने उसी दिन वो बाहर आ रहा था बेल पे। वो बाहर आया, उसने अंकित के फादर को फ़ोन किया और घर वालों को, और कहा कि आपके बेटे को बहुत बुरी तरह से पिटाई की गई है। वो घबरा गए घर वाले। अब ये 3 अगस्त की बात है, और तिहाड़ जेल का बयान है कि 4 अगस्त की सुबह वो उन्होंने पहली बार देखा कि वो बहुत ज़्यादा मतलब ज़ख्मी है। तो ये बात समझ में नहीं आई। खैर, अब मरने की जब खबर आई तो परिवार वालों को लगा कि ये बात तो हमें पहले ही बता दिया था एक कैदी ने, और उसने बाकायदा जेल से बाहर आने के बाद एक वीडियो बनाया अपना, और उस वीडियो में उसने कहा कि वो विटनेस था इस बात का कि जेल नंबर 3 में डिप्टी सुपरिंटेंडेंट के साथ मोबाइल मिलने पर अंकित का झगड़ा हुआ। अंकित ने को पहले डिप्टी सुपरिंटेंडेंट थप्पड़ मारा, पलट के अंकित ने मारा, और फिर इसका बदला लेने के लिए वो 30-35 स्टाफ के साथ आते हैं, और उसके बाद अंकित की बुरी तरह पिटाई करते हैं, और उसी पिटाई की वजह से अंकित की जान चली जाती है। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ गई।
अब मामला इसलिए गंभीर है कि तिहाड़ जेल के अंदर एक तो कत्ल, ऊपर से सीधे कत्ल के लिए जो उंगली उठ रही है वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट पे और जेल के दूसरे स्टाफ पे। तो ये पूरा मामला है क्या? अब इस कैदी का वीडियो आने के बाद बाकायदा स्टेटमेंट दर्ज किया गया है। अंकित के परिवार वाले कह रहे हैं कि इसके पूरे मामले की जांच, उनको जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो सारी चीज़ें दी जाए। जो शुरुआती चीज़ें मिली, अंकित के शरीर पर गंभीर के बहुत सारे चोट के निशान हैं, उसकी आंखें भी सूजी हुई हैं। जेल स्टाफ ने 4 तारीख को खबर दी अंकित के मरने की, जब कैदी ने 3 अगस्त की रात को ही बता दिया कि उसकी पिटाई हुई है। तो ये टाइम का गैप, 8 मर्डर, 1.25 लाख का इनामी, ठीक ठाक, और जेल स्टाफ के हिसाब से 2 कैदियों के साथ झगड़ा हुआ और उसमें ही उसको चोट लगी और मर गया। ये बात गले नहीं उतरती कि अंकित 2 मामूली कैदियों से यूं मारपीट और झगड़े में चोट खा जाएगा और यूं उसकी जान चली जाएगी, ये बात भी गले नहीं उतर रही है। तो अब ये सारी चीज़ों ने तिहाड़ जेल प्रशासन की तरफ उंगली उठाई। अब इसके बाद दबाव थी। एक तो पहले ये होता है कि तिहाड़ में जब भी कोई मौत होती है, चूँकि ये कस्टोडियल डेथ में कैटेगरी में आ जाती है, तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अपने आप इसकी जांच करते हैं। तो इस मामले की भी जांच, अंकित गुर्जर की जांच जो है वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट करेंगे। लेकिन यहाँ पहली बार मामला ये है कि जेल में कैदियों की पहली भी मौत हुई। आपको याद होगा निर्भया गुर्जर में भी फांसी हुई थी, उसको लेके भी बड़े सवाल, एक कैदी 6 था उसमें से, तो उसमें यह था कि नहीं उसको कैदियों ने ही मार के टांग दिया, बहुत सारी बातें हुई, तो उस पर भी खैर इंक्वायरी हुई थी। तो तिहाड़ में बीच बीच में कैदियों के इस तरह आपसी झगड़े या कत्ल की खबरें तो आती रहती हैं। यहाँ पहली बार है कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ जेलर, उनके ऊपर उंगली उठी है। तो अब इसके बाद जो जेल के डीजी हैं संदीप गोयल, उन्होंने जेल नंबर 3 में काम कर रहे कुछ पुलिस वालों को वहाँ से हटा दिया है। और उनका कहना है कि चूँकि ये सारी चीज़ें की अभी जांच हो रही है और इसीलिए 3 जो जेल नंबर में 5 जेल स्टाफ को वहाँ से हटाकर कहीं और भेज दिया गया है, ताकि जो जांच हो उस जांच में सारी चीज़ें ईमानदारी से सामने आए। ये तो रहा एक चीज़। अब दूसरी तरफ आइए, जेल के अंदर कत्ल, पुलिस स्टेशन या पुलिस कस्टडी में मौत, हमारे यहाँ इसको लेकर जो हमारी NHRC है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इनके अपने डेटा है। अगर लेटेस्ट डेटा की सिर्फ मैं बात करूँ 2020 फरवरी से, बल्कि 2020 से फरवरी 2021 तक, एक साल में हमारे देश में कुल 1636 डेथ हुई हैं कस्टोडियल, 1636, तो 1636 मौत। अब ये कस्टोडियल का मतलब जेल के अंदर, पुलिस की हिरासत में, कोर्ट से थाने ले जाते हुए या कोर्ट से जेल ले जाते हुए, रास्ते में, मतलब कहीं भी, लेकिन ये कस्टडी में थे। कस्टडी का मतलब ये हो कि एक बार आप अरेस्ट हो गए तो ऑफिशियल आप अरेस्ट हैं, फिर अब आप पुलिस और जेल की ही आप एक तरह से रहमो करम पर हैं। और उनकी हिफाजत में अगर कोई मौत हो जाती है किसी कैदी की, तो फिर वो कस्टोडियल डेथ कहलाता है। तो एक साल में अभी फरवरी 21 तक के जो डेटा हैं उसमें 1636 कस्टोडियल डेथ इस देश में हो चुकी हैं। और इनमें सबसे ज़्यादा 395, 1636 में से 395 अकेले यूपी में हुई है। दूसरे नंबर पे 37 दिल्ली में हुई है, तिहाड़ जेल लेटेस्ट है अभी। इसके अलावा NHRC ने इन 1 सालों में इन मौतों के लिए 14 करोड़ रुपए ऐसे मरने वाले के परिवारों को मुआवजा दिलवाया है। और जो टोटल इसका एक डेटा निकल के आता है वो ये कि इंडिया में रोज़ाना 5 कस्टोडियल डेथ होती हैं, 5, यानी वो जेल के अंदर या फिर पुलिस की कस्टडी में। तो ये आंकड़े अपने आप में दहलाने वाले इसलिए हैं कि जेल या पुलिस कस्टडी में किसी भी मुजरिम या मुलजिम की कस्टडी जो होती है वो सुरक्षित होनी चाहिए। लेकिन अगर जेल के अंदर कत्ल हो, जेल के अंदर ही सारी चीज़ें हों, पुलिस कस्टडी में हो, तो फिर सवाल उठता है। और ये सारी चीज़ें इसलिए होती हैं क्योंकि कहीं ना कहीं करप्शन की दस्तक होती है। जब जेल में मोबाइल पहुंच सकता है, मोबाइल पे बात हो रही है, तो फिर आप बाकी चीज़ों का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाकी चीज़ें भी होंगी। अगर सुशील कुमार जैसा पहलवान ओलंपियन ये कहता है कि मुझे भैया इस जेल में नहीं उस जेल में भेजो क्योंकि मुझे डर है कि यहाँ से वहाँ मार दिया जाएगा। यूपी के जो डॉन है मुख्तार अंसारी का आप नाम ले लें, वो पंजाब में रहना चाहता, कहता है यूपी में नहीं जाएंगे, वहाँ के जेल के अंदर आसानी से मेरा मर्डर हो सकता है। तो इसका मतलब है ये चीज़ें सब हैं, एग्जिस्ट करती हैं।
जेल के अंदर कुछ भी हो सकता है जो जेल के बाहर की दुनिया में होता है। तो फिर ऐसे जेलों का क्या मतलब, जहाँ पे सज़ा ना हो, बल्कि सज़ा की जगह पे आप मज़ा कर रहे हैं, आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, आप टीवी यूज़ कर रहे हैं, आप अपने पसंद का खाना खा रहे हैं, आपको शराब, सिगरेट, बीड़ी सब कुछ वहाँ पे मुहैया है। तो फिर ये सारी चीज़ें सवाल उठाती हैं। और सबसे बड़ा सवाल जो शुरुआत में मैंने कहा कि हर जेल का एक नियम है कि आपको जैमर लगा होता है। जैमर के बावजूद फिर हम हमेशा क्यों सुनते हैं खबरों में कि उस जेल पे छापा पड़ा, वहाँ से इतने मोबाइल मिले, वो जेल में कैदी मोबाइल यूज़ कर रहा था, वो वहाँ यूज़ कर रहा था। आपको अभी कुछ दिन पहले एक कहानी में मैंने आपको बताया था कि कैसे काला जठेड़ी को गिरफ्तार किया गया है। अब देखिए यहाँ भी कहानी इसी फ़ोन से जुड़ती है जाकर। लॉरेंस बिश्नोई नाम का एक गैंगस्टर तिहाड़ जेल में बंद है। काला जठेड़ी का सुराग वो दे सकता था, लेकिन उसने दिया नहीं। स्पेशल सेल ने एक साजिश रची। उन्होंने कहा कि अगर लॉरेंस बिश्नोई तक जेल में मोबाइल पहुंचा दिया जाए तो फिर वो ज़रूर काला जठेड़ी को कांटेक्ट करेगा और उसके कांटेक्ट के ज़रिए फिर हम उसके लोकेशन को ट्रेस कर लेंगे। और यही हुआ। एक मुखबिर के ज़रिए तिहाड़ के अंदर लॉरेंस बिश्नोई तक मोबाइल पहुंचाएगी और उसके बाद उसी मोबाइल से उसने काला जठेड़ी को फ़ोन किया और इस तरह काला जठेड़ी को दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया। ये तो पूरी कहानी हो गई। लेकिन अब सवाल ये है कि यहाँ पर भी कानून और नियम टूटा। लॉरेंस बिश्नोई तक तिहाड़ के अंदर फ़ोन पहुँचाया गया, न सिर्फ पहुँचाया गया बल्कि उसने बात की। तो फिर सवाल ये है कि जो 7 करोड़ रुपए के जैमर के ख़रीदे गए हैं तिहाड़ में, खुद तिहाड़ ने आरटीआई के जवाब में कहा है 6.87 करोड़। तो ये जैमर काम कहाँ करता है? जैमर का मतलब होता है कि वहाँ पे ना सिग्नल आएगा, ना जाएगा, ना आप बात कर सकते हैं। लेकिन तिहाड़ में धड़ल्ले से कैदी बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इस जैमर में भी हेर फेर है, या फिर ये जैमर इस तरह से सेट किया गया है, या तो फिर टाइमिंग होगी या कुछ और होगा कि ये इतने से इतनी देर तक इस पे सिग्नल पकड़ेगा, कुछ नॉर्थ में पकड़ेगा, कुछ साउथ में, कोई ईस्ट में, कोई वेस्ट में, लेकिन सिग्नल पकड़ रहा है जैमर होने के बावजूद। तो 7 करोड़ रुपए सरकार के जो ख़जाने से खर्च हुआ, आम लोगों की गाड़ी कमाई के टैक्स के पैसे का, वो भी यूज़लेस है, क्योंकि जिस मकसद के लिए आपने जैमर लगाया वो मकसद तो पूरा हो नहीं रहा है। तो जब सारी चीज़ें ऐसी होती रहेंगी तो जेल के अंदर भी क्राइम इस तरह होता रहेगा और जेल के अंदर से सारे क्रिमिनल गैंगस्टर अपना धंधा चलाते रहेंगे, लोगों को धमकाते रहेंगे, पैसे कमाते रहेंगे। यानी उनकी गिरफ्तारी, उनके पकड़े जाने के बावजूद मसला हल नहीं होता है, क्योंकि जो काम वो खुलेआम बाहर कर रहे हैं वही काम उन्हें जेल स्टाफ और बाकी लोगों की मदद की वजह से जेल के अंदर भी मुहैया है। तो वैसे ही ज़िंदगी जीते हैं, वैसे ही धंधा चला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि फिर ऐसे जेल का कोई मतलब नहीं है। चूँकि ये एक, बेशक अंकित गुर्जर एक इनामी और कातिल भी है और जेल के अंदर है, उसके ऊपर 8 बल्कि आरोपी कातिल है, 8 से ज़्यादा कत्ल का इल्ज़ाम है। लेकिन फिर वही है कि हमारा कानून ये कहता है कि अदालत उसे सज़ा देगी। तो जेल में इस तरीके से, जेल के अंदर किसी भी, और जेल के अंदर मुजरिम ही होते हैं ज़्यादातर, तो उनका इस तरह से कत्ल कहीं से भी कानून के दायरे में ठीक नहीं है, क्योंकि सज़ा देना काम कानून का है। तो जहाँ करप्शन, बेईमानी और ये सारी चीज़ें होंगी वहाँ कानून का उल्लंघन भी होगा। तो ये चिंता की बात है, अफसोस की बात है। मुझे लगा आज आप तक ये सारी जानकारी पहुँचानी चाहिए।